बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम हाजिक लेक्चर सीरीज के यूनानी हिकमत लेक्चर 4 के अंदर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक को शुरू करें और उसका आगाज़ करें, हमारा मकसद इस सीरीज़ का ये है कि हम जितने भी यूनानी के तलबा हैं, मैं भी अपने आप को यूनानी का तालिब इल्म भी समझता हूँ, कि हम जो यूनानी के तलबा हैं वो किस तरह से यूनानी को हम समझने और उसकी तशखीस करने के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमें समझ आ जाए। जितना मुझे आता है, कम से कम हर इंसान जो अभी तालिब इल्मी है, अब कोशिश करता हूँ कि उनको भी उस तरह से तशखीस बनाने का मौका भी मिल जाए, तशखीस बनानी आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है आज़ाए मुरक्कबा का मिजाज और उनकी अलामात। देखिए, आज़ाए मुरक्कबा से पहले हम आज़ाए मुफरदा पहली क्लास में बात कर चुके हैं, जिसमें आज़ाए हारा, आज़ाए बारिदा, आज़ाए जो रतबत है, ये तमाम आज़ा के बारे में हम शुरुआत में बात कर चुके हैं। तो वो जितनी भी चीजें थी, अब वो यहाँ पर काम आएंगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज को लेकर चल रहे हैं। तो आज़ाए मुफरदा जो है उनके तो हमें मिजाज पता होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अस्ब है तो उसका मिजाज कैसा होगा, या अगर खून जहाँ पे खून होता है या जहाँ पर गोश्त है, मसल्स है, उसका मिजाज कैसा होगा, अवतार का मिजाज क्या है, बालों का मिजाज क्या है। लेकिन जब हम मुरक्कब बना देते हैं उसका, तो उसका एक मिजाज अलग हो जाता है। तो जिस तरह से इन तमाम आज़ाए मुफरदा सब मिलकर एक मिजाज एक साथ बनाते हैं, और उसका जो अलग से मिजाज बनता है, उस मिजाज के अकॉर्डिंग ही वो उज़ू काम करता है। अब हम एक एक करके आगे चलेंगे और उसको थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से उसको कोशिश करेंगे आगे चलते हैं। देखिए, मेरी इसकी अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। ये है आज़ाए मुरक्कबा का मिजाज। जितने भी हमारे जिस्म के अंदर मुरक्कब आज़ा है, उनके मिजाज को समझने के लिए हमें आज़ाए मुफरदा पर ही जाना पड़ेगा। वो इस तरह से बनाया जाता है कि जिस उज़्व के अंदर जोन से आज़ाए मुफरदा ज्यादा होंगे, उसी तरह का उस जगह का मिजाज होगा। मान लीजिए किसी जगह अगर आसाब ज्यादा है, तो जो आसाब का मिजाज है वही उस उज़्व का भी मिजाज होगा। दिमाग है, दिमाग के अंदर आसाब से बना हुआ है दिमाग, क्योंकि वहां पर कोई मसल्स नहीं होती है। तो जब वहां पर आसाब है, तो आसाब से जो चीज मिलकर बन रही है, तो वो उसका मिजाज तकरीबन उसी जैसा होगा जिस चीज से वो मिलकर बन रही है। तो आसाब का मिजाज सर्द है, इसलिए दिमाग का मिजाज भी सर्द होता है। इसी तरह से जो जिस जगह मसल्स होती है, मसल्स जितनी ज्यादा होंगी, उसका मिजाज उसी के अकॉर्डिंग गर्म माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि हर एक उज़्व का मिजाज हम खुद निकालने लगे, खुद पता लगाने लगे कि हाँ, इस के अंदर ये चीजें ज्यादा है तो इसका मिजाज ऐसा होगा। और अगर दो चीजें अहम है इसके अंदर, एक तो किसी भी उज़्व का मिजाज जानने के लिए हमें किस चीज से वो बना है उसका पता होना चाहिए, और दूसरा उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके अंदर हरकत कितनी हो रही है। जितनी ज्यादा हरकत होगी, जितना ज्यादा एक्टिविटी उसके अंदर होगी, उतना ही वो गर्म मिजाज की तरफ होगा। और जितना उसकी एक्टिविटी कम होगी, उतना ही मिजाज उसका ठंडा माना जाएगा। तो यहाँ एक छोटी सी लिस्ट ये तो मैंने ऐसी बना दी है ताकि समझ में आ जाए। दिमाग का मिजाज सर्द तर है। दिल का मिजाज गरम खुश्क है। गरम खुश्क इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मसल्स भी वहां पर है, वो भी गर्मी की अलामत है, खून इसके अंदर है, वो भी गर्मी की अलामत है। लेकिन उसमें जो एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, हर वक्त वो धड़कता रहता है, तो वो गर्मी और खुश्की ही है जो उसको इतना तेजी से चलाती है या बढ़ाती है। अगर यहाँ तरी ज्यादा होती तो उतनी एक्टिविटी नहीं कर सकता था दिल। इसी तरह से जिगर को अगर हम देखें, तो जिगर का मिजाज गर्म तर है। हालांकि आज़ाए हर्रा में जिगर का शुमार होता है। तमाम तरह की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सब जिगर में ही होती है। लेकिन फिर भी जिगर के अंदर जिगर का काम नुस्ज का भी होता है, जिगर का काम हजम का भी होता है। तो हमेशा एक चीज याद रखी जाए, कहीं पर भी अगर हजम हो रहा हो, तो उस हजम के लिए वहां पर हरारत और रतूबत दोनों चीजें चाहिए होती हैं। कभी भी अगर सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी और खुश्की होगी, तो हजम या नुस्ज का काम कहीं पर भी नहीं हो सकता। वो हम अभी आगे जब हम हजम का भी पढ़ेंगे, तो वहां भी आगे कुव्वत हाजिमा कैसे काम करती है, वहां भी ये कंसेप्ट आपके सामने आएगा। तो जिगर के अंदर चूंकि तमाम मतबख है, वो तमाम पकने वाला नुस्ज का काम वहां पर होता है, इसलिए उसका मिजाज गर्म तर है।
ऐसी चीजें, ऐसे अज़ा जिनके अंदर ग़िशाए मुखाती होती है, उनका मिजाज अमूमन तरी की तरफ होता है। तो जैसे मैदा है, अमा है, उनके अंदर हालांकि उसके अंदर मसल्स भी होती हैं, उसके अंदर जो आसाब भी होते हैं और ग़िशाए मुखाती भी है। तो इसलिए इन तमाम को अगर हम देखें तो मैदा मिजाज, या जीआईटी का जो हमारा मिजाज है वो गर्म और तर है। इसी तरह फेफड़ों को देखें तो फेफड़ों के अंदर भी वहां पे ग़िशाए मुखाती पाई जाती है, तो वो भी गर्म और तर ही होगा। अगर हम ईएनटी की बात करें, नाक, हलक और मुंह या फेफड़े, क्योंकि वो एक ही रास्ता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रोट में है, वही म्यूकस मेम्ब्रेन का कंटिन्यूएशन नाक में है, उसी म्यूकस मेम्ब्रेन का कंटिन्यूएशन हमारे साइनस के अंदर होता है, उसी म्यूकस का कंटिन्यूएशन हमारा मिडिल ईयर तक यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए होता हुआ मिडिल ईयर तक जाता है। तो इसलिए ये तमाम आज़ा जहाँ जहाँ पर इस म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है वो तरी की तरफ होते हैं, उनका मिजाज तर माना जाता है। इसी तरह अगर हम गुर्दे की बात करें तो गुर्दे के अंदर हरारत ज्यादा होती है। देखिए, एक कंसेप्ट ये भी है, यूनानी का एक फलसफा भी है कि गुर्दा और दिल दो ऐसे अज़ू हैं जहां पर कुदरत ने इनके ऊपर हरारत इतनी ज्यादा होने की वजह से, इनका काम इतना ज्यादा होता है, इनके अंदर हरारत भी इतनी ज्यादा होती है कि इनकी हरारत को कम करने के लिए रतूबत के तौर पर इनके ऊपर चर्बी को रखा गया है। आपने देखा होगा, दिल जब भी हम देखते हैं उसको निकाल कर, कभी भी हम किसी भी जानवर का दिल देखते हैं तो उस दिल के ऊपर तरी होती है, उस दिल के ऊपर एक चर्बी होती है। वो इसलिए होती है ताकि उसकी गर्मी बहुत ज्यादा ना हो और उसकी हरारत से दिल को नुकसान ना पहुंचे। तो इसलिए वहां पर तरी की शक्ल में एक चर्बी का एक हिस्सा वहां मौजूद होता है, गुर्दे के ऊपर भी होता है और दिल के ऊपर भी होता है। तो ये एक उसकी हरारत की और गर्मी की अलामत है कि गर्मी और खुश्की उसके अंदर इतनी ज्यादा ना हो जाए। अगर ऐसा हो तो उसके ऊपर जो चर्बी है वो उसका दिफा कर सके और उसके मिजाज को यकीनी और बना के रखे। तो ये कुछ आसाब के इन तमाम चीजों के मिजाज हैं जो हमें थोड़ा जहन में रखना है। अब हम अपने असल चीज की तरफ आगे चलते हैं, जो ये सबसे पहले हम दिमाग को ले लेते हैं। आज़ाए मुरक्कबा में सबसे जो हमारा अज़ू है आज़ाए शरीफा में, वो है दिमाग। इस दिमाग के अंदर जितनी भी चीजें हम अभी देखेंगे, इसका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये पूरे का पूरा। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। इसमें कैफियत है, हार, बारिद, रतब, याबिस। अच्छा तो ये होगा कि हम इन चारों चीजों को समझने वाले और देख कर पहचानने वाले बन जाएं। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हमारे सामने आ जाए कि हम रतब और याबिस इन तमाम चीजों को देखकर हम उसको पहचानने वाले और पता लगाने वाले बन जाए। लेकिन अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम हम इतना जरूर कर लें कि हम गरम, हरारत या बरूदत, इन चीजों का पता लगा लें कि वहां पर हरारत है या बरूदत है। हरारत के साथ रतूबत है तो क्या तब्दीलियां होंगी, उसके जिक्र हम अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग के जो का जो उज़ू है, दिमाग, उसके जो नॉर्मल मिजाज होता है वो, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि बुरूदत की तरफ है मिजाज, दिमाग का मिजाज बारिद रतब है। लेकिन अगर वो अपने मिजाज से आगे की तरफ बढ़ जाए, किसी दूसरी तरफ उसमें सुए मिजाज होता है, मान लीजिए उसके अंदर हरारत ज्यादा हो गई, या उसके अंदर बरूदत ज्यादा हो गई, या रतूबत ज्यादा हुई, या यबूसत ज्यादा हुई। अब इसमें से कौन सी चीज ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम किस तरह से पहचानेंगे? सबसे पहले, इससे पहले समझने का मामला ये भी है एक, कि अगर हम किसी भी उजू के मिजाज को या उसके अफाल को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह से हम इसका मिजाज पता लगा सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो उज़्व जिन आज़ा से भी मिलकर बनता है, तो हमें सबसे पहले उसमें कोई भी उज़्व है, मान लीजिए ये उज़्व है, कोई भी उज़्व हो, चाहे वो दिल हो, कुछ भी हो, इस उज़्व का के अगर अफाल नॉर्मल है, किसी भी उज़्व के अफ़ाल को हम चेक करेंगे, अगर उसके अफ़ाल नॉर्मल है उस जगह पर, तो उससे हमें पता लगेगा कि ये उज़्व नॉर्मली काम कर रहा है। लेकिन अगर उस उज़्व के अफ़ाल में कोई भी डिस्टरबेंस महसूस हो रही है, कोई भी डिस्टरबेंस लग रही है,
तो हमें पता लग जाएगा कि इसका नॉर्मल मिजाज ये नॉर्मल काम नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ वहाँ जो भी अफाल में खलल पैदा होगी। तो यहाँ पर अफाल में खलल पैदा हो जाती है। तो अफाल में खलल पैदा होना इस बात की अलामत है कि उसके अंदर उसका जो नॉर्मल मिजाज था वो ठीक से नहीं, ठीक अपनी जगह पर नहीं है और उसमें कुछ न कुछ तब्दीली हुई है। यहाँ पर सबसे पहले देखें, अगर दिमाग के मिजाज की बात हम कर रहे हैं तो मलमस दिमाग का देखें, हाथ लगाकर भी हम बाहर से चेक कर सकते हैं, कई बार पल्पेशन करते हैं तो अगर दिमाग या हर या सर का जो मलमस है वो गर्म है तो ये हरारत की निशानदेही करता है। और अगर जो बारिद मिजाज दिमाग के, जिनका मिजाज बारिद होता है उनका मलमस सर्द होता है, ये हम कुछ हद तक पता लगा सकते हैं हाथ से देख के। और उससे और भी हम अगर आगे चलें तो बालों से भी हम दिमाग के मिजाज का पता लगाते हैं। दिमाग में सर पे अगर बालों का तेजी से बढ़ना या बाल का घुंघराला होना, ये इस बात की अलामत है कि उसका मिजाज, दिमाग का मिजाज हरारत की तरफ है। इसी तरह से अगर उसका मिजाज, उसके बाल सीधे हैं, सफेद हैं, भूरे हैं या मटियाले रंग के हैं, या बालों की मिकदार कम है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के सर पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं और किसी के सर पे बहुत कम बाल होते हैं, किसी के बाल बड़े घुंघराले होते हैं, किसी के बाल सीधे होते हैं, किसी के बाल सफेद होते हैं, किसी के बाल काले होते हैं, किसी के सुनहरी भी होते हैं। तो बालों को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि इस इंसान के दिमाग का मिजाज क्या है। तो बालों, अगर हर चीज नॉर्मल दिख रही हो कि उसके बाल भी ठीक है, घुंघराले भी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा काले भी नहीं है, बहुत ज्यादा सफेद भी नहीं है, तो सर का साइज जो है वो भी ठीक है अपनी जगह, उसके काम करने का जो अंदाज है, जकीउल हिस्स नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दबाज नहीं है, नींद उसको ठीक आती है, हरकत उसकी ठीक होती है, बहुत ज्यादा सोता नहीं है, नॉर्मल भू मतलब भूल का कोई शिकार नहीं होता, आंखें उसकी ठीक होती हैं। तो ये तमाम चीजें अगर अपनी नॉर्मल हालत में है, अगर सारे अफाल नॉर्मली चल रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसके दिमाग का मिजाज मोतदिल है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज आगे बढ़ती है, चाहे वो हरारत की तरफ बढ़े या बरूदत की बढ़त तरफ बढ़े, रतूबत की तरफ बढ़े या यबूसत की तरफ बढ़े, उससे हमें ये पता लगेगा कि इसका दिमाग का मिजाज किस तरफ जा रहा है। उस जैसे ही ये पता लगेगा मिजाज इस तरफ जा रहा है, तो उस जैसी अलामात सामने आएंगी और उन अलामात को देखकर ही हम ये पहचानेंगे कि इसका मिजाज किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मिजाज को देखने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक यही है, क्योंकि अभी तक साइंटिफिक स्टडीज या साइंटिफिक ऐसा कोई पैरामीटर, कोई टूल ऐसा नहीं है कि जो दिमाग की रतूबत को, दिमाग की हरारत को या दिमाग की यबूसत को हमें ये बता दे कि हाँ दिमाग में इतनी यबूसत है इस वक्त और इसको हमें ये दवा देनी चाहिए। तो ऐसा कोई पैमाना, और मुश्किल है, बन भी नहीं पाएगा वो, कि जिसके अंदर हम कहीं पर भी हरारत और बरूदत या यबूसत, हरारत तो एक बार हम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नाप भी सकते हैं, लेकिन बरूदत, रतूबत, यबूसत को हम कोई ऐसा आला जो हमारी नर्व की बता दे कि नर्व के अंदर बरूदत हो गई है या हरारत हो गई है, ऐसा। ये तमाम हरारत और बरूदत या कैफियत का पता हमें सिर्फ किससे लगेगा? अलामात से लगेगा। कौन सी अलामत आ रही है? तो इन अलामत पे कुछ चीजें मैंने लाल कलर से लिखी हैं, वो बहुत ही जहन में रखने वाली है। और इस तरह के अमराज, इस तरह के अलामत अगर कहीं भी आती हैं तो फौरन हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये मरीज किस तरफ जा रहा है और हमें इलाज कहाँ पे करना है। ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर मुझे आपको खासतौर से जहन नशी कराने हैं, जो बताना मकसूद है। तो बालों को जैसे मैंने बताया, बाल अगर सीधे हैं, सफेद हैं और बाल कम है, मिकदार कम है, घना घने, रतूबत में बाल ना गिरना है, गंजापन ना होना। दूसरी तरफ ये है यबूसत, सर के बाल अगर बहुत तेजी से गिर रहे हो तो हम उसको यबूसत मानेंगे। ऐसा भी अक्सर देखने में आता है कि जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे होते हैं वो यबूसत का शिकार होते हैं। तो दिमाग में अगर किसी के यबूसत है, बहुत ज्यादा यबूसत होगी, तो उसके बाल भी तेजी से गिरेंगे, उसके नींद भी उसको कम आएगी। सो जाओ। जी, तो इस तरह की अलामत वहां पर पाई जाती है। अगर हम आजान। दिमाग की हिस्स और हरकत की बात करेंगे, तो हिस्स और हरकत में देखें हम, तो इसमें एक सेकंड, किसी का माइक ऑन हो रहा है। तो दिमाग की हरकतें: जकी और हिस्स होना, हरकत तेज होना, जल्दबाज, चुस्त, नींद कम आना, कवि होना। या दिमाग अगर इतनी तेजी से अच्छे से सब कुछ काम कर रहा है और बहुत तेज है वो, तो वो हरारत की अलामत है। और अगर कसलमंदी, सुस्ती, हवास मुकद्दर हो, हरकत कम हो,
दिन में कभी भी मौका मिले तो वहीं गुनूद की तारी हो जाए, कहीं पर भी बैठकर सो जाए, तो इस तरह के लोग बारिदुल मिजाज होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हमने भी खुद देखा है कि ऐसे लोग जो मिजाजन बारिद होते हैं और खास तौर से दिमाग का भी उनका मिजाज बारिद हो, तो ऐसे लोग फैटी होते हैं, मोटे होते हैं। और अगर कहीं पर भी ऑफिस में बैठे हो या कहीं बस में भी जा रहे हो, तो वहां कहीं पर भी बैठे हुए आपको सोते हुए, ऊँघते हुए मिल जाएंगे। तो ये एक दिमाग की बुरूदत की अलामत होती है। इसी तरह से अगर दिमाग रतूबत की तरफ जा रहा है, तो वो इंसान सुस्त होगा, बहुत ज्यादा सोने वाला होगा और भूल का शिकार होगा। यहाँ दो चीजें मैंने नोट करने के लिए लिखी है। एक तो ये है बहुत ज्यादा सोने वाला, और एक भूल का शिकार। ऐसे लोग हमारे पास, ऐसे मरीज आते हैं कि जो ये कहते हैं कि साहब, डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी खाता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ तो भूल जाता हूँ। आपको फौरन जहन में आ जाना चाहिए कि इसके दिमाग में बरूदत के साथ में रतूबत भी है। अगर हरारत होगी तो कभी भी वह इंसान जल्दी भूलता नहीं है, और अगर यबूसत भी होगी तो उन लोगों का हाफजा तेज होता है। लेकिन रतूबत दिमाग में ज्यादा होने की वजह से वह इंसान सोता भी ज्यादा है, सुस्त भी रहता है, और भूल का भी शिकार रहता है। इसलिए हम अपने कुव्वत हाफिजा को बढ़ाने के लिए, जिन लोगों को ऐसी चीजें याद नहीं रहती, उसके लिए हम दिमाग की रतूबत को कम करने की कोशिश करेंगे। और दिमाग में यबूसत, मतलब यबूसत पैदा नहीं करनी है, बल्कि रतूबत को कम करना है। तो रतूबत अगर कम कर देंगे तो उसका हाफिजा अच्छा हो जाएगा। और अगर वो बहुत ज्यादा सो भी रहा है, बहुत ज्यादा उसको नींद आ रही है, तो वो भी कम हो जाएगी। दूसरी एक और बात यह है कि जो ये इसका इसका उल्टा भी होता है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, या बहुत ज्यादा एसी में, या बहुत ज्यादा इस तरह की ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों के बदन के अंदर रतूबत तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ दिमाग के अंदर भी रतूबत बढ़ जाती है। तो इसलिए ये रतूबत वाला खेल यहाँ पे जहन में रहना चाहिए कि जब इंसान बहुत ज्यादा सोएगा तो जिसमें रतूबत बढ़ेगी, और बहुत ज्यादा सोने से जिस्म के, दिमाग के अंदर भी रतूबत बढ़ती है। तो ये लोग उस तरह से, एक साइकिल है जो ये सोते चले जाते हैं, रतूबत बढ़ती चली जाती है, और फैटी होते चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं। लेकिन एक और शिकायत पैदा होती है इनके अंदर, भूल की, कि इनके भूलने भी लगते हैं। तो इनको इस तरह से जो भूल का शिकार होते हैं, उस भूल के लिए हम उनके अंदर रतूबत को कम कर सकते हैं। रतूबत अगर हम कम करेंगे तो उनकी जो भूल वाली प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यबूसत की बात करें, तो यबूसत वालों की हरकत तेज होती है, लेकिन ये लोग जागते ज्यादा है, और इन लोगों को नींद बहुत कम आती है। ऐसा कोई भी शख्स, अगर इंसान, कोई भी मरीज अगर हमारे पास आए और ये शिकायत करे कि साहब नींद मुझे बहुत कम आती है, तो हमें फौरन जहन में आ जाना चाहिए कि इसका दिमाग यबूसत की तरफ है, और हमें दिमाग को रतूबत देने की जरूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि पहली किताबों के अंदर भी, और जितने भी हमारे नुस्खे इस्तेमाल होते हैं दिमाग की यबूसत को या नींद को दूर करने के लिए, उसमें हरीरा जात का इस्तेमाल किया जाता था। जिनमें ये खशखाश है, तुखमे, जितने भी तुखमियात होते हैं हमारे, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ऐसे जो तुखमियात होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनका शीरा बनाकर मरीजों को इस्तेमाल किया जाता था, ताकि दिमाग की रतूबत को बढ़ाया जा सके। तो शीरे की शक्ल में ये तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती है ताकि यबूसत को ठीक किया जा सके। तो इसमें हाफजा इन लोगों का तेज होता है यबूसत की वजह से। लेकिन कुछ लोगों में अगर यबूसत बढ़ती है तो उनकी नींद कम हो जाती है। यहाँ भी वही मसला है कि जो लोग ज्यादा जागते हैं, ज्यादा जागने से दिमाग के अंदर यबूसत पैदा होती है। ये भी एक उसूल है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट में पूरे पूरे उसूल शामिल है जो मैंने लिखे हैं। अगर मैं पूरा लिखता उसको तो एक बहुत बड़ी टेबल, बहुत बड़ा सफा भर जाता। लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की है, ताकि उन चीजों को हम जहन नशी कर लें। अगर एक टेबल हमारे सामने होगी तो हम बहुत सारे पॉइंट्स को कभी भी याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा जागना, अगर कोई भी इंसान ज्यादा जागता है तो ज्यादा जागने की वजह से दिमाग के अंदर यबूसत पैदा हो जाती है। तो यहाँ इस चीज का ध्यान में रखना कि अगर कोई भी इंसान ज्यादा जागता है, ये जागने वाला पोर्शन अगर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग की यबूसत बढ़ जाएगी। और अगर किसी का दिमाग याबिस है, दिमाग में यबूसत है, तो उसको नींद कम आएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है।
अगर किसी के दिमाग में यबूसत किसी भी वजह से आ जाए, यबूसत के बहुत सारे सबब हो सकते हैं, बहुत सारे खाने पीने हो सकते हैं, बहुत सारे गम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी को ऐसा गम हो गया, किसी को ऐसी टेंशन है, किसी के घर पे ऐसा कोई हादसा हो गया, वो 3 4 5 दिन से नहीं सोया, दिमाग में इतनी उलझन हुई ज्यादा, या बहुत सारी दवाइयां होती है जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स, ये नींद वाली जितनी भी दवाइयां हैं, अल्परेक्स, ये जितनी भी दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, उन तमाम चीजों से दिमाग के अंदर यबूसत पैदा होती है। भले ही वो नींद लेके आती हैं लेकिन दिमाग के अंदर यबूसत पैदा करती हैं। तो यूनानी नुक्ता नजर से इनको ठीक करने के लिए दिमाग में रतूबत पैदा करनी होगी। इसलिए ज्यादा जागने से जिस्म दिमाग में या जिस्म के अंदर यबूसत पैदा होती है, क्योंकि जब इंसान ज्यादा जागेगा, हरकत करेगा, हरारत ज्यादा पैदा होगी, हरारत से जिस्म के अंदर यबूसत पैदा होगी। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर ये हिदायत दी जाती है कि जो लोग बलगमी मिजाज के होते हैं या जो लोग बारिदुल मिजाज होते हैं, उनको दिन में सोने से मना किया जाता है। ऐसे लोग जिनके बॉडी में फैट ज्यादा हो, या अपने आप में उनका वजन ज्यादा हो, या बारिदुल मिजाज हो, तो ऐसे लोगों को अगर दिन में सोने की कोई भी आदत है, भले ही कुछ वक्त के लिए दिन में सोए हो, तो दिन में सोने से बदन के अंदर रतूबत और ज्यादा बढ़ जाती है और उनके अंदर बलगमी अमराज पैदा होने की इस्तेदाद बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा एक उसूल ये भी है कि बारिदुल मिजाज लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। उनको सोने के लिए दिन में कुछ वक्त के लिए 15 20 मिनट, आधा घंटा के लिए लेट सकते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन लंबे टाइम सोना, 1 घंटा 2 घंटा सोना, उनके लिए बीमारियों को दावत देने का सबब बनता है। तो यहाँ पर ये चीज जहन में हो गई कि ज्यादा जागना यबूसत की अलामत है, और अगर किसी के दिमाग में, बदन में यबूसत ज्यादा हो तो उसको नींद कम आएगी। अगला पॉइंट है इसके अंदर आंख का। आंख भी क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से बहुत करीब है, इसलिए उसकी भी कुछ असरात हमारे आंख में भी, उसके कुछ असरात हमारे नाक में भी जाहिर होते हैं कि आंख के अंदर भी और नाक के अंदर भी इस तरह के अलामत जाहिर होती है। क्या होंगी? आंखें अगर उसकी सुर्ख है, रगें कुशादा है, पलकें बहुत तेजी से झपकता है, गर्म हवा से तकलीफ महसूस होती है और सर्द हवा से राहत महसूस होती हो, तो ऐसे लोगों की हरारत हारुल मिजाज होते हैं। इसमें जो एक पॉइंट है आंखों का सुर्ख होना, बहुत सारे मरीज ऐसे हमने भी देखे कि इस तरह के मरीज आते हैं, उनकी आंख में कोई परेशानी नहीं है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम उनकी आंखों को देखें तो बड़े बहुत लाल और सुर्ख नजर आएंगी, ऐसा लगेगा कोई कंजक्टिवाइटिस होता है, हुआ है। लेकिन उनमें कंजक्टिवाइटिस नहीं होता, कोई स्टिकी सेक्रीशंस नहीं होते, कोई एक्सुडेशन नहीं होता किसी भी तरह का, लेकिन आंखें लाल रहती हैं। अगर इस तरह की चीजें हमें सामने आ रही है, उसमें कोई इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, अलामत कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर लाली नजर आ रही है, तो हम ये दिमाग की हरारत की तरफ इसको मंसूब करके दिमाग की अगर हरारत को कम करेंगे तो ये जो लाली हो रही है वो कम हो जाएगी। इसमें हमें आंखों का इलाज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिमाग का इलाज करने की जरूरत है। वहां अगर हम बरूदत पहुंचाएंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। इसी तरह से जो बारिदुल मिजाज लोग होते हैं, वहां पर इनकी रगें तंग होती हैं, सुर्खी कम होती है, मलमस बारिद होता है, सर्द हवा से तकलीफ होना और गर्म हवा से राहत महसूस होना, ये बारिद मिजाज की अलामत है। अभी अभी एक केस हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी आया, उसमें मैं अगले वाली बात कर रहा हूँ, रतब मिजाज वाली और याबिस वाली। जो रतब, जिनके दिमाग का मिजाज रतब होता है, उनकी आंखें नीली होती हैं और मरतूब होती हैं, आंखें बिल्कुल तर रहेंगी, सूखेंगी नहीं। लेकिन इसके अगले वाला जो पॉइंट है, जिसके अंदर आंखों के अंदर खुश्की, एक तो खुश्की वो होती है जो हमारे जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की वजह से अगर खुश्की हो रही है, तो उस खुश्की को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मरीज खुद आके बता सकता है कि साहब मैं लैपटॉप चलाता हूँ या मोबाइल फोन चलाता हूँ या फैन में बैठ के या एसी में बैठकर हम कुछ भी काम करते हैं, तो आंखों के अंदर ड्राइनेस या सूखापन पैदा हो जाता है। लेकिन एक खुश्की वो होती है कि वह इंसान को यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा वो, लेकिन आंखों में फिर भी खुश्की है, और उस खुश्की के लिए जितने भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो सब जो नॉर्मल आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज की ड्रॉप्स आती है, नॉर्मल सेलाइन की ड्रॉप्स आती है, और उनको दी जाती है ताकि आंखें उनकी ना सूखें। क्योंकि आंखों के सूखने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉर्निया को होती है और कॉर्नियल अल्सर पैदा हो जाते हैं।
इसलिए ड्राइनेस आंखों के अंदर ना हो उसके लिए ज्यादातर मिथाइल सेल्यूलोज का या नॉर्मल सेलाइन का या और बहुत सारे आई ड्रॉप्स इस्तेमाल की जाती है आंखों की खुश्की को दूर करने के लिए। लेकिन जिन इंसानों का जिसका बदन भी खुश्क हो, जिसका दिमाग में भी खुश्की हो, इसलिए उनकी आंखों में भी खुश्की पैदा होती है। इसलिए हम ओवरऑल पूरे बदन की रतूबत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर यबूसत को दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक केस मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि एक पेशेंट जिसको आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस थी, बहुत ज्यादा खुश्की थी, हम वो हमारे पास आया, बहुत सारी जगहों का ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, उसके बाद भी उसकी ड्राइनेस खत्म नहीं हुई। तो इसलिए ड्राइनेस को जब हमने वहां ट्रीट किया तो हमने दो चीजों पर फोकस किया। नंबर एक लिवर पर, क्योंकि लिवर के अंदर जब हरारत बढ़ती है तो भी उसकी वजह से बदन के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, और अगर दिमाग के अंदर हरारत बढ़ी या यबूसत बढ़ी, यबूसत के बढ़ने से आंखों के अंदर खुश्की पैदा हो रही है। तो इसलिए दो चीजों पर कंसंट्रेट करते हुए माजून दबिदुलवर्द, अरके मक्को कासनी, और उसके साथ में क्या नाम है उसका, आशे जो का पानी उबाल के हमने उसको पिलाया, तो जितनी भी ड्रॉप्स उसकी आंखों में ड्राइनेस की वजह से डल रही थी वो ड्रॉप्स डलनी बंद हो जाती हैं, बंद हो गई मतलब उसकी। तो इसलिए हमें वहां पर रतूबत पहुंचाने की जरूरत है जहां पर यबूसत हो रही है। तो जो आंख चूंकि दिमाग के बहुत ज्यादा करीब है, दिमाग के जो चीजें ज्यादा करीब है वो दिमाग के असर को बहुत तेजी से कबूल करती हैं। और उन आपने देखा होगा कि जब भी जिन लोगों का दिमाग कमजोर होता है या दिमाग में रतूबत ज्यादा होती है, उन लोगों को नजला जुकाम बहुत ज्यादा होता है। हालांकि इसके अंदर अभी मैंने मेंशन नहीं किया, आगे वाली स्लाइड में आएगा। जिन लोगों के दिमाग में रतूबत और ब्रूदत ज्यादा होती है, उन लोगों की नाक ब्लॉक होने की कंप्लेंट बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि दिमाग में जब रतूबात ज्यादा होती है तो नाक से ही बाहर निकलती है। ये जो उसूल बताया गया है बिल्कुल ठीक है, हमें देखने में भले ही न लग रहा हो कि दिमाग का कोई रास्ता नाक से होता हुआ नहीं निकल रहा, कि दिमाग की रतूबतें नाक से निकल रही है। लेकिन चूंकि नर्वस सिस्टम, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे पूरे जो निजाम है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जिन लोगों के दिमाग में रतूबत और या बुरूदत ज्यादा होती है, उन लोगों की नाक ब्लॉक होने की कंप्लेंट बहुत ज्यादा होती है। हम अगर उसको मुकव्वे दिमाग दवाइयां इस्तेमाल कराते हैं तो उससे उसकी नाक भी खुल जाती है, और साथ साथ उस नाक से बार बार जुकाम होना, छींके आना, ये भी ठीक हो जाता है। क्योंकि एक कंडीशन आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, मरीजों को कंप्लेंट होती है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो छींके बहुत ज्यादा आती हैं। और हर किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाएं, हर इंसान आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा कि साहब ये तो एलर्जी है, तो ये तो एलर्जी है। तो एलर्जी एलर्जी के चक्कर में हर इंसान ने उसको एलर्जी घोषित कर दिया, एलर्जी डिक्लेयर कर दिया, और मरीज इतना परेशान होता है कि आप सुबह सो के, उसने अभी किचन में नहीं गया, कोई परफ्यूम नहीं लगाया, कुछ नहीं, सोगा, जैसे ही वो सो के उठा फौरन उसको छींके आना शुरू हो गई। तो यहाँ पर किस चीज की एलर्जी हम कहना चाह रहे हैं, वहां किस चीज की एलर्जी है, वहां पर अभी कोई किचन आपका नहीं चल रहा है, बाहर का वातावरण बिल्कुल सुनसान सन्नाटा है, कोई किसी तरह का पॉल्यूशन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एलर्जी का नाम देके और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। हालांकि वो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में एलर्जी नहीं होती, बल्कि वो एक वैसोमोटर राइनाइटिस के नाम से, अगर आप उसको इंटरनेट से खोलकर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, वैसोमोटर राइनाइटिस उसको हम कहते हैं। ये राइनाइटिस वो है जो हमारे नर्वस सिस्टम से मुताल्लिक होती है। हालांकि ये पहले इसका डिस्क्रिप्शन बुक्स में नहीं मिलता था, लेकिन बाद की में जैसे जैसे पता लगा तो ये नर्वस सिस्टम से मुताल्लिक डिसीज पाई गई। और जिन लोगों का नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उनमें कोई भी डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से ये परेशानी पैदा होती है। तो ये चीज बाद में बुक्स में सामने आई, हालांकि हमारी किताबों में पहले से मौजूद है कि नाक दिमाग के लिए छींक ऐसी है जैसे फेफड़ों के लिए खांसी। अब आप अंदाजा लगाइए, जो फेफड़ों के लिए खांसी होती है, फेफड़ों में जो भी मवाद मौजूद है उसको निकालने के लिए खांसी कितना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से छींक दिमाग के लिए ऐसी ही है। तो दिमाग की रतूबात, दिमाग को की जितने भी रतूबात होती है, या चाहे वो रतूबात हो या वो रिया हो जिनको तहलील करने के लिए छींके आती है, तो उन छींक के जरिए से वो तमाम चीजें वहां से तहलील हो जाती है, चाहे वो रिया हो या ये रतूबात हो।
तो अगर किसी के भी दिमाग में रतूबत ज्यादा है तो उस उन लोगों की नाक ब्लॉक होने की कंप्लेंट्स ज्यादा होती है। इसलिए सिंपल सा उसका उसूल ये है, अगर किसी की नाक ब्लॉक होती है तो सिंपल सा, आप कुछ भी नहीं करना उसमें, मरीज को आप सिंपली ये बता दें कि आप 20 मिनट तक तेज तेज पैदल चलिए। तेज पैदल चलने से क्या होगा, जिस्म के अंदर हरारत बढ़ेगी, हरारत के साथ रतूबत कम हो जाएगी, जैसे ही रतूबत कम होगी तो ऑटोमेटिक नाक उसकी खुल जाएगी। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे मरीज जो सुबह सुबह छींकों की कंप्लेंट करते हैं, आपको उसको कुछ भी दवा देने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ ये चीज नोट करने वाली थी जो मैंने आपको बताई कि ज्यादा जागना, नींद कम आना, या आप ये चीज ये वसत की अलामत होती है। आंखों की बात हो गई, आंखें खुश्क हो गई। ऐसे लोग जिनका मिजाज हार होता है, उनको ठंडी चीजों के वो शौकीन होते हैं, और ये जिनका मिजाज बारिद होता है वो गर्म चीजों के शौकीन होते हैं। जिल्द का रंग, यहाँ ये गलत आ गया है, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ये यहाँ से कट पेस्ट में आ गया है। तो इसकी हम अगली स्लाइड देखें, ये वाली। अब हम दिल के ऊपर आ जाते हैं। ये अभी तक हम दिमाग की बात कर रहे थे, क्योंकि हमें एक एक अज़ू को लेकर थोड़ा समझने की जरूरत है। कुछ कुछ पॉइंट्स वहां पर जो अहम उसूल होंगे वो हम वहां पर आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मलमस, दिल के मिजाज की अगर हम बात कर रहे हैं, दिल का मिजाज हम पहले ही गर्म खुश्क पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर हम मलमस देखेंगे, मलमस अगर उसका गर्म है, देखिए यहाँ पर मैंने हरारत, बुरूदत, रतूबत, ये यबूसत में दिखाई है, वो उनकी बढ़ी हुई, बढ़े हुए होने की अलामात जाहिर की गई है यहाँ पे। अगर उसका हर चीज अपने एतदाल पर है तो वो हमने उसको यहाँ पर शो नहीं किया है। अगर उसका मलमस भी ठीक है, नब्ज भी ठीक चल रही है, उसका सीना, उसके बाल, उसको गुस्सा भी नहीं आता, इन सब चीजों में अगर वो एतदाल पर है, नॉर्मल है, तो उसके दिल का मिजाज मोतदिल माना जाएगा। लेकिन अगर दिल के अंदर हरारत बढ़ गई है तो उसका मलमस गर्म होगा। दिल की अगर हरारत बढ़ गई है तो उसकी जो नब्ज है वो सरी और मुतवातिर और अजीम हो जाएगी, बहुत अजीम होगी, बहुत ठोकर से आएगी। इसी तरह से अगर हम सीने को देखें, जिन लोगों के मिजाज, दिल का मिजाज गर्म होता है पैदाइशी तौर से, उनके जो सीने होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, हाइट भी उनकी ज्यादा होती है, बहादुर भी होते हैं ये लोग, गुस्से वाले होते हैं, इनके बाल थोड़े मोटे होते हैं, सीने पर भी इनके ज्यादा बाल होते हैं, तनफ्फुस इनका अजीम होता है, बड़ा सांस लेते हैं, क्योंकि सीना बड़ा होगा तो इनका इस एयर की इनटेक भी ज्यादा होती है। तो जिन लोगों का मिजाज पैदाइशी तौर से हरारत की तरफ होता है, हारुल मिजाज होते हैं, उनके सीने चौड़े होते हैं। आपने देखा होगा किसी का, इंसान का कद बहुत छोटा है, किसी का बहुत बड़ा होता है, और बहुत ही तंदुरुस्त, और उनका जो स्केलेटन है वो थोड़ा सा सीने वाला हिस्सा वो काफी चौड़ा है। तो वो एक पैदाइशी तौर से उनका जो हारुल मिजाज है। लेकिन अगर दिल की हरारत बढ़ जाए तो उसमें मलमस और ज्यादा गर्म हो जाएगा, अजीम नब्ज जो है वो अजीम, सरी और मुतवातिर हो जाएगी। ऐसे लोगों को गुस्सा बढ़ जाता है, गुस्सा आना ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर दिल की बुरूदत की तरफ हो जाए, दिल जो है बुरूदत की तरफ माइल हो जाए, तो उसका मलमा सर्द हो जाता है, उसकी जो नब्ज है वो बत्ती हो जाती है, सीना थोड़ा सा तंग होगा। ऐसे लोगों का जिनका बारिदुल मिजाज होते हैं उनके थोड़े सीने छोटे होते हैं, कुंद जहन होते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा उनके माइंडेड नहीं होते, दिमाग थोड़ा सा उनके अंदर सुस्ती पना होता है, और कद इन लोगों का छोटा होता है। अगर देखें तो बुजदिल होते हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत वाले नहीं होते, बहुत ज्यादा आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे। गुस्सा इन लोगों को कम आता है जो बारिदुल मिजाज दिल के होते हैं। इसी तरह से अगर वो रतब है तो इनका मलमस नरम होता है, नब्ज लयीन होती है। लेकिन खास बात एक और ये होती है कि इनको गुस्सा जल्द आता है, लेकिन जल्दी से इसको दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं, चलो ठीक है छोड़ो। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल यबूसत में होता है कि जिन लोगों का दिल यबूसत में है, ठंड, तो उन उन लोगों के अंदर गुस्सा भले ही देर से आता है, लेकिन जाता भी देर से है, वो जल्दी से भूलते भी नहीं है। तो ये गुस्सा देर से आना और फिर देर से जाना, ये यबूसत की अलामत है। तो ऐसी चीजें जैसे खासतौर से गुस्सा, बहादुरी, या लंबा कद जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी, ये तमाम चीजें दिल के ऊपर दलालत करती है। तो इस चीज को हमें देखने के लिए नब्ज का सहारा लेना पड़ता है कि
दिल का मिजाज, दिल की कुव्वत, इन तमाम चीजों को हम नब्ज से देख सकते हैं। नब्ज से हम काफी तरह की चीजों की डायग्नोसिस कर सकते हैं, काफी चीजों को हम देखकर बता सकते हैं कि इसकी नब्ज ऐसी चल रही है तो इसको अलामात ये जाहिर होंगी। एक दूसरा पॉइंट मैंने नीचे लिखा है जो कि कुल्लियात नफीसी का है, एक ये है कि अगर दिमाग का मिजाज सर्द हो जाए तो उससे दिल का मिजाज भी सर्द हो जाता है। बिल्कुल सही उसूल है कि अगर दिमाग का मिजाज इतना सर्द हो जाए कि वहां से जो नर्वस सिस्टम हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो वो भी ठंडा हो जाएगा, वो भी कम, वहां से भी कम इम्पल्सिस आएंगी हार्ट के लिए, और हार्ट अपना काम करना कम कर देगा। तो इसलिए ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जिन लोगों के दिमाग बारिद मिजाज होते हैं, बहुत ज्यादा बरूदत के अंदर पहुंच जाए, तो उनकी हार्ट के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो ये थी दिल की बात। तो दिल के अंदर हमें कुछ चीजों पर जो नोट करना, तो गुस्सा, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, या जो क्या नाम है, गुस्सा देर से आए और देर में चला जाए, इसकी निशानी दिल की तरफ जाती है। इससे भी हम कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। अगली चीज आती है दिल का। ये तो थी एक एक करके मिजाज, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें अचानक से हरारत का, बरूदत का पता नहीं लगता, तो हम फिर ये करते हैं कि दिल का जो मिजाज है अक्सर या तो गर्म खुश्की की तरफ होगा, या गर्म तर होगा, या सर्द खुश्क होगा, या सर्द तर होगा। जैसे उसकी एक्टिविटी होती है वैसे ही उसका मिजाज हो जाता है। तो उसकी खुसूसियात कुछ इस तरह से है कि अगर किसी के दिल का मिजाज गर्म खुश्क है, तो इन चीजों से हम देख के पता लगा सकते हैं कि एक इंसान लंबा है, देखने में थोड़ा सा सुर्खी माइल है, जर्दी माइल है। नब्ज की जो रगे हैं वो कुशादा है, सीना थोड़ा सा चौड़ा है, सीने पर बाल ज्यादा है। तो इन कुछ खसूसियात को देखकर हम कह सकते हैं कि इसके दिल का मिजाज गर्म खुश्क है। इसी तरह से अगर उसका जिस्म मुलायम है, सीने पर बाल ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, और तबीयत उसकी हंसमुख है, खुश मिजाज है, हर किसी से मिलता जुलता है, तो हम कह सकते हैं इसके दिल का मिजाज गर्म तर है। ये खुश मिजाज लोग होते हैं जिनको हम आमतौर से दमवी मिजाज कह देते हैं, ये वो लोग होते हैं। इसी तरह से अगर सीना तंग है, सीने पर बाल कम है, तो गुस्सा भी कम आता है, इनकी नब्ज भी कसीर होती है, तो ऐसे लोग सर्द खुश्क मिजाज के होते हैं। इसी तरह से जो सुस्त होते हैं, बुजदिल है, गुस्सा इन लोगों को कम आता है, तो ये सर्द तर मिजाज के होते हैं। तो इन खसूसियात को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके दिल का मिजाज इस वक्त कैसा है। एक और पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, बदन का मिजाज दिल के मिजाज के ताबे होता है। दिल का मिजाज जिस जिस इंसान के, जिस बदन के दिल का मिजाज जैसा होगा, कि पूरे बदन के अंदर इसकी सप्लाई होती है, पूरे बदन में ये गवर्न करता है, तो इसलिए अक्सर बुक्स में भी ये चीज लिखी है कि बदन का मिजाज दिल के मिजाज के ताबे होता है। हालांकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अगर दिमाग का मिजाज ठंडा हो गया तो उसकी वजह से दिल का मिजाज भी ठंडा हो जाएगा, दिल भी कमजोर हो जाएगा, और उसकी एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाएंगी। लेकिन असल में माना यह जाता है कि जिसका दिल मजबूत होता है उसके और दूसरे आज़ा भी काम करते रहते हैं, मजबूत होते हैं। अब आइए एक अहम पॉइंट पर, एक अहम उज़ू के ऊपर जो हम आमतौर से बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं और बहुत ज्यादा हमारी परेशानी का सबब बनता है, और बहुत ज्यादा उससे हमें साबका करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। उसमें कई बार बहुत ज्यादा उलझने होती हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं बहुत ज्यादा समझने वाले, जिसको आप नोट करेंगे तो यहाँ पर अच्छा होगा। देखिए, जिगर के मिजाज, आमतौर से जिगर का मिजाज वैसे हरारत में है, हर अजू के अंदर है उसका मिजाज, और अगर हम दूसरी भी इसमें कैफियत मिलाएं तो उसका हार रतब मिजाज माना जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि इसका जिगर के मिजाज को हम किस तरह से पता लगाते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे, तो बहुत सारी तब्दीलियां जिल्द के ऊपर होती हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हमारी जो वरीदे हैं, रंग पे, रंग से उसका असर पड़ता है, और उस रंग को देखकर हम काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जिगर के अंदर क्या चल रहा है। तो रंग अगर हम देखें, इसकी स्किन का रंग, रंग उसका सुर्ख है या जर्द रंग का है। अगर रंग सुर्खी माइल है तो वो हरारत की अलामत होती है। लेकिन अगर ये सुर्खी के साथ में और ज्यादा जर्द रंग हो जाए, जर्दी उसके अंदर
ज्यादा पैदा हो जाए तो ये शिद्दत हरारत की अलामत है। जिस तरह से हम ये कहें कि अगर कोई इंसान सुर्ख है तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को अचानक से बहुत ज्यादा पीलापन आ गया, जिसको हम वो बोलते हैं जॉइंडिस बोलते हैं, तो जॉइंडिस में क्या होता है, बहुत ज्यादा सफरा की मात्रा जिस्म के अंदर बढ़ जाती है और उससे हरारत वो ज्यादा हरारत की अलामत है। तो शिद्दत हरारत अगर लीवर के अंदर बढ़ेगी तो उससे सफरा की पैदाइश बढ़ जाती है और इस सफरा की वजह से बदन का रंग पीला पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर लिवर अपने नॉर्मल हरारत पर काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो बुरूदत की तरफ चला गया तो हम आगे बात करेंगे। अभी पहले हम हरारत की बात कर रहे हैं। तो अगर जर्द रंग ज्यादा है तो वहां पर ये शिद्दत हरारत की अलामत होती है। अगर उसकी वरीदें कुशादा है, वरीदें हम देखेंगे तो ये भी हरारत की अलामत है। ऐसे लोगों के अंदर खून कम और सफरा ज्यादा होता है। इसलिए जिनका मिजाज हरारत की तरफ चला जाए उनके अंदर सफरा की ज्यादती हो जाती है। अगर हम इनकी जिल्द का या रंग देखेंगे तो वो या तो लाल होगा या सफरा की ज्यादती की वजह से। हालांकि हमें हरारत वाले केसेस ज्यादा देखने को नहीं मिलते, कम ही मिलते हैं। बुरूदत वाले केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिनका मिजाज बुरूदत में चला जाता है उनकी कुछ अलामात यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए, ऐसे लोगों के अंदर का जो स्किन का कलर है या उनका फेस का कलर है वो कुछ जर्दी माइल और सफेदी माइल हो जाता है। ये जर्दी जो है खून के साथ, जर्दी के साथ खून की कमी मानी जाती है। अगर लिवर बुरूदत में गया तो जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है। यह बात तो बिल्कुल तय है और आपने देखा भी होगा, जो सुए मिजाज बारिद के शिकार लोग होते हैं उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। इवन उनके अंदर एनीमिया ज्यादातर देखने को मिल जाता है। तो बारिदुल मिजाज लोगों के अंदर एनीमिया ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ तो बाहर से आने वाली चीजें हैं, जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए था वो नहीं मिल रहा। लेकिन अगर बाहर से सब चीजें मिल रही हैं लेकिन जो मशीन उसको तैयार कर रही है, आगे भेज रही है, खिल्त बना रही है, खून बना रही है, अगर उसके अंदर बुरूदत पैदा हो गई तो वो फिर आगे के आगे पैदा होने वाली जो भी खिल्त होगी वो उसमें कमी पैदा होगी। इसलिए बारिदुल मिजाज लोगों का कलर आपको अलग से दिख जाएगा कि कुछ सफेदी माइल दिख रहा है और इसमें जर्दी दिख रही है। लेकिन ये जर्दी या सफेदी जो नजर आ रही है, जैसे पहले वाले में जो जर्दी थी, यहाँ की जर्दी में, इसको दोनों को नोट कर लें, इस जर्दी में और इस जर्दी में दोनों में फर्क है। ये जर्दी हरारत की वजह से हो रही है, लेकिन ये वाली जर्दी खून की कमी की वजह से जर्दी हो रही है। जो पीलापन होगा, सफेदी माइल होगा, ये खून की कमी की वजह से, जिसको हम कह सकते हैं एचबी, जिसका कम हो जाता है उसमें पीलापन नजर आता है, ये वो वाली जर्दी है। और ये जो इधर वाली जर्दी थी हरारत वाली, वो सफरा की ज्यादती की जर्दी है। ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम रतुब की तरफ जाएं तो सफेदी माइल अगर है, चूने जैसा रंग हो जाता है, इसमें बुरूदत और रतूबत की अलामत होती है, बिल्कुल सफेद सफेद सा हो जाता है। इसके अंदर भी खून कम होता है, इनकी वरीद नरम होती है और खून इनके अंदर भी कम हो जाता है। इसी तरह से अगर ये यबूसत की तरफ जाता है तो यबूसत की तरफ जाने से यहाँ पर बुरूदत और यबूसत की बढ़ जाने की वजह से रसासी रंग, जैसे मिट्टी के जैसा होता है, शीशे जैसा रंग हो जाता है, ऐसा रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इसको अगर हम एक बार में देखकर ये कहें कि अगर मिजाज, किसी के जिगर का सुए मिजाज हमें चेक करना है, तो हम दो तरह से उसको डिवाइड कर लें बहुत आसान तरीके से, कि इसमें हम पहले या तो हम हरारत को और बरूदत को, इन दोनों को पता लगाने की कोशिश कर लें। जिगर की अगर हरारत है तो हरारत के अंदर अक्सर हरारत के साथ यबूसत जिगर के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो जब भी जिगर में हरारत बढ़ेगी तो यबूसत भी बढ़ेगी, और हार याबिस होने की वजह से जो जिल्द का रंग है, मैंने लास्ट लाइन में आपको लिखा हुआ दिखाया है कि जिल्द का रंग काला या मिटियाले रंग का हो जाना है। आंखों के नीचे जो ब्लैक एरिया हो जाता है वो भी उसी की अलामत है। और कई बार तो जो लोग होते हैं जो इसके ज्यादा शिकार हो जाते हैं, उनके होठ भी काले पड़ जाते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा मरीज नजर आ जाए जो होठ काले होने की शिकार हो, जिसके होठ काले हो रहे हो, तो समझ जाइए उसके जिगर की हरारत की अलामत है। और हम उसके जिगर को दूर, हरारत को दूर करने के लिए, हरारत और यबूसत को दूर करने के
लिए उसका इलाज करें, ना कि हम उस पर लोकल कोई भी काम करें। इसी तरह से पूरे जिस्म के अंदर अगर उसका जो पहले का रंग है और बाद का रंग, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे मरीज हमारे पास भी आते हैं अक्सर, हालांकि हम इतनी पिक्चर नहीं ले पाते, इतने फोटोज भी नहीं ले पाते, 100 के आसपास मरीज होते हैं, उतने ज्यादा कि किसी के मरीज का मुंह जो इस ये एरिया थोड़ा सा साफ है लेकिन पूरा माथ उसका काला काला नजर आएगा, किसी इस आंख के आसपास में बहुत ज्यादा ब्लैक एरिया होता है, सर के फोरहेड बहुत ज्यादा काला हो जाता है। तो इस तरह के जो भी निशानात होते हैं वो जिगर की हरारत और यबूसत की अलामत होती है। और इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों में हम सर्द अदविया का इस्तेमाल करते हैं। सर दर्द में ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की जाएं जो लिवर की हरारत को कम करें, जिसके अंदर आंवले के मुरक्कबात बहुत मुफीद और कारआमद साबित होते हैं। तो माजून दबिदुल वर्द और उसके साथ में जवारिश आमला या जवारिश शाही, इसका इस्तेमाल अगर हम दोनों को मिला के करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका सामने देखने को मिलता है। जिगर की हरारत को कम करने के लिए एक और चीज भी मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताई थी कि ऐसे तिरफला वाले ऐसे मुरक्कबात जो तिरफला और लोहा दोनों मिलाकर बनते हैं, जिसको हम कुश्ता फौलाद सर्द के नाम से जानते हैं, और एक कुश्ता फौलाद हार आता है, कुश्ता फौलाद सर्द, ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, जिनका रंग और होठ या आंखों के नीचे कालापन आना, ये क्योंकि आयरन जो है वो एक अच्छा मतलब ब्लड को आयरन की जरूरत होती है, और साथ ही साथ वहां पर जो तीन तिरफला वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो जिगर की हरारत को कम करते हैं। मतलब ये आपको आप ये समझ के चलें कि जिगर की हरारत को कम करना है भले ही हम कोई भी दवा वहां पर इस्तेमाल कराएं, क्योंकि ये तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस थे जो हम यहाँ पर कई बार इस्तेमाल कराते रहते हैं उसको हम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप अपने तौर से कोई भी मरकब ऐसा जो जिगर की हरारत को कम करे, जैसे खासतौर से माजुन दबिदुल वर्द, इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। उसके साथ साथ भी आंवला या तिरफला के जो भी मुरक्कबात हैं वो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका जो ट्रीटमेंट पोर्शन है वो अभी हम आगे बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज हो गई जिगर की। तो जिगर में इस चीज को हमें जहन में रखना है कि जिगर की जो भी अलामत होती हैं वो सब के सब स्किन पर ज्यादातर नजर आती है, स्किन के कलर के तौर पर हमारे सामने नजर आती है, और उससे देखकर हम लिवर की हरारत का या बुरूदत का पता लगा सकते हैं। लिवर को अगर आपको डायग्नोसिस करना है कि लिवर हरारत में जा रहा है या बरूदत में जा रहा है, तो उसको डायग्नोस करने का एक और अच्छा तरीका है, वो है बॉल का इम्तहान। अगर आपने किसी भी मरीज के पेशाब को बोतल में करके चेक कर लिया, देख लिया, तो आप एक नजर में बता सकते हैं कि इसका जिगर हरारत की तरफ जा रहा है या बुरूदत की तरफ जा रहा है। आपने पुराने अतिबा को देखा होगा, और बहुत सारा तो अभी भी कई जगहों पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि वो रात भर का पेशाब या सुबह सुबह का पहला पेशाब मरीज से मंगाते हैं, और उसको देखकर उससे अंदाजा लगाते हैं कि इस मरीज के जिस्म के अंदर हरारत है या बुरूदत है। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए हम जो ये है जिगर की अलामत है उनको पता लगाने के लिए हम अ, पेशाब का इस्तेमाल करते हैं, यूरिन को इस्तेमाल किया जाता है। वक्त तकरीबन 11 बज गए हैं। अभी हमारे पास मटेरियल तो बहुत सारा है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। एक चीज को और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। तो जिगर के बाद में एक और चीज है जो बहुत ही अहम है, जो मेल हार्मोन्स बॉडी के अंदर होते हैं, उनकी वजह से जिस्म के अंदर क्या क्या चीजें पता लगाई जा सकती हैं। एक और ये जितने भी आज़ा मुरक्कबा के हम बात कर रहे हैं, ये वो आज़ा है जो जिस्म के अंदर मौजूद है और अपनी अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। तो इसी तरह से एक उज़्व उसके अंदर खुशिया भी है, टेस्टिस होते हैं। इन टेस्टिस की वजह से जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां पैदा होती हैं, इसके इस्तेमाल इसके मतलब हरारत से या बरूदत से जिस्म में क्या तब्दीलियां होती है वो हम कैसे पता लगा सकते। का एक छोटा सा चार्ट ये है कि ऐसा इंसान जो हरारत वाला हो, जिसके अंदर हरारत ज्यादा होती है, उसकी ख्वाहिश जिमा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी उसके अंदर मौजूद होती है। अगर कोई भी इंसान ऐसा शख्स इंसान हमारे पास आता है जो इस तरह की शिकायत कर रहा हो, तो हमें फौरन ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसके खुशियों का मिजाज हरारत की तरफ है। अब हम उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल, अभी कुछ वक्त पहले एक मरीज ऐसा आया
तो उसको हमने सिंपली रोगन बनफशा, हमने उसको रोगन बनफशा मालिश करने के लिए दे दिया। तो अगली बार तो वो भी, उसकी फैमिली भी साथ में थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब पहले से बहुत ठीक है। मतलब जितनी ख्वाहिश जमा इतनी ज्यादा हो जाती है इन लोगों के अंदर, तो उसको आपको कम करने के लिए, हरारत को कम करने के लिए बुरूदत बारिद दवाइयां देनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बुरूदत बहुत ज्यादा हद तक ना हो जाए। अगर बुरूदत ज्यादा चली गई, बुरूदत आपने हद से ज्यादा बारिद दवाओं का या बारिद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया। एक ऐसा ही किसी को आया था, उससे पहले क्या हुआ कि किसी कोई गांव का शख्स था, और उसने आसपास के किसी उसके यार दोस्त ने उसको कोई टेबलेट खिलाई, और उससे ये कहा कि ये बहुत ही अच्छी दवा है और इससे सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। हो सकता है वो उसका कोई करीबी रिश्तेदार था या कोई दुश्मन था, क्या था, लेकिन उसके खाने से क्या हुआ, उसकी जितनी भी एक्टिविटी थी वो सब की सब डाउन हो गई। बाद में पता लगा कि वो, उससे पूछा गया कि क्या था, उसने बाद में बताया कि कोई काफूर की टैबलेट थी, कैम्फर उसको दिया गया था। तो बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि जब हम, काफूर बहुत ही ठंडा होता है, बारिदुल मिजाज है, अगर उसकी ज्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाए तो उससे सेक्सुअल एक्टिविटी या ख्वाहिश जिमा बहुत ज्यादा कम हो सकती है। इसलिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म के, खासतौर से हमारे लिवर और उसके अंडर काम करने वाली जो कुव्वत तनासुलिया है, वो उसी कुव्वत तबैया की एक किस्म है, तो वो उसके अंदर एक्टिविटी उसकी कम कर देती है। तो इसलिए काफूर का इस्तेमाल ख्वाहिश जिमा को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमने वहां पर सिंपली रोगन बनफशा, जो सर्द तर है, हमने उसका इस्तेमाल कराया, उससे उसका सफिशिएंट जितना कम होना चाहिए उतना कम हो जाता है। तो ये कुछ हरारत की दूसरी है कि इंतशार कभी होता है, और उसके अंदर मनी इन लोगों की गलीज होती है, मसहार होता है, और हेयर्स जो है वो घुंघराले होते हैं इस टाइप के, और मोटे होते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी हरारत की तरफ निशानदेही करती है। लेकिन अगर उसी तरह के मिजाज बारिदुल मिजाज हो तो इनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे केसेस हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा आते हैं, जो ये कहते हैं कि साहब हमें कोई ख्वाहिश जमा नहीं होती, इंतशार नहीं होता, मनी भी बहुत ज्यादा रकीक होती है, मलमस अगर हम देखेंगे तो वो नरम होगा, बाल भी पतले और कमजोर और देर से निकलते हैं। ये एक्टिविटी अगर हम दिख रही है तो ये बरूदत की अलामत है। जिस तरह से बरूदत पूरे जिस्म में होती है, कई बार उतनी ही बरूदत हमारे टेस्टिस में या फोतों के अंदर हो जाती है। तो इसलिए हालांकि अगर हम बॉडी और हमारे इसके खुशियों का मिजाज अलग से देखें, तो उसका मिजाज बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। हमारे दिल का मिजाज, हमारे लिवर का मिजाज कितना ज्यादा हार है, उसके मुकाबले में कुदरत ने उन टेस्टिस को जिस्म से बाहर ही रखा है, इसलिए कि उसको टेम्परेचर है। लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर हरारत ज्यादा हो जाती है या उसके अंदर ब्रूदत ज्यादा हो जाती है, तो इस ब्रूदत के नुकसानात हमें देखने को मिल जाते हैं, और मरीज की कंप्लेंट ऐसी आती है। इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा बारिदुल मिजाज लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि हार मिजाज वालों में भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इनफर्टिलिटी, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल हो, फीमेल के अंदर भी जो मिजाजन बारिद औरतें होती हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मेल के अंदर भी जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं वो बारिदुल मिजाज लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो रतब वाले मिजाज वाले हैं, हालांकि रतब को हम उतनी ज्यादा देख के पता नहीं लगा पाते, लेकिन अगर रतब है तो उसको हम देख के ये पता लगाते हैं कि इनकी मनी की जो मिकदार होती है, सीमन की मिकदार इन लोगों के अंदर ज्यादा होती है बमुकाबला बारिद वालों के। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, इनके जिस्म के अंदर या इनके खुशियों के अंदर रतूबत ज्यादा है। तो रतूबत की ज्यादती इस बात को बताती है कि उनकी मनी ज्यादा निकलती है। इसी तरह अगर वो यबूसत है, यबूसत में मनी की मिकदार कम हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है, ये देखकर हम बता सकते हैं कि इस इनका जो खुशियों का जो मिजाज है वो यबूसत की तरफ जा रहा है। अब हमें उनको रतूबत पहुंचानी चाहिए ताकि उस सीमन का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाई जा सके। हालांकि अगर आप उसका सीमन एनालिसिस कराएं इनमें से किसी का भी, तो आपको जो रिपोर्ट मिलती है उसके अंदर नॉर्मल रेंज लिखी हुई होती है 2 ml से लेके 5 ml तक। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन ऐसे लोग जो यबूसत वाले हैं, इन लोगों के अंदर तकरीबन 2 से भी 2 ml से भी कम
सीमन देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम रतब मिजाज वाले में जाएंगे तो ये 5 ml तक पहुंच सकते हैं। बारिद मिजाज है इनकी, मिजाज इनकी भी रकीक होती है। हार मिजाज है, हार मिजाज वालों के अंदर बनी गलीज होती है और साथ साथ ज्यादा भी होती है। तो ये दोनों चीजें इनके अंदर पाई जाती है। तो जो 2 ml से लेके 5 ml तक का जो रेशो, इनकी इतनी जो रेंज इन्होंने लिखी हुई है, बनाई हुई है, वो इतनी इसी वजह से है कि उन्होंने मिनिमम लोगों का कलेक्शन किया और उसमें सबसे कम जो मीन निकला वो पता लगा कि हाँ 2 ml होती है। और जो मैक्सिमम कितना निकला, बहुत सारे जितनी भी हमारे ये जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, रिपोर्ट्स में जितनी भी डाटाज होते हैं वो एक स्टडी का कोई ना कोई कंक्लूजन होता है। मान लीजिए हमने 100 लोगों को कलेक्शन किया और 100 लोगों के हमने सीमन एनालिसिस किया, और उसके बाद में हमने उन सब में से देखा कि मिनिमम कितने आ रही है। तो मिनिमम अगर उसमें 2 ml के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो एक मीन निकाल लिया जाता है मिनिमम वालों का। तो ये मान लिया कि हाँ 2 ml मिनिमम हो सकती है, और मैक्सिमम वालों का मीन निकाल लिया, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो इससे एक रेंज बन जाती है 2 ml से लेके 5 ml तक कितने लोगों की जो ये होगी ये नॉर्मल मानी जाएगी। ये उसूल बना देते हैं कि इतने ml नॉर्मल होगी। लेकिन अगर हम अपने यूनानी की बात करें, जहां हम हरारत, बरूदत, रतूबत या यबूसत की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको देख लें, अगर कोई भी सीमन एनालिसिस का केस आपके पास आता है और आपके पास ऐसा कोई मरीज जो 1 हफ्ते से गैप से, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 1 हफ्ते के गैप से अपनी सीमन एनालिसिस कराता है और वहां से 2 ml से भी कम या 2 ml उसके अंदर अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम ये समझ जाए कि इस इंसान का जो टेस्टिस है वो यबूसत की तरफ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके अंदर इनफर्टिलिटी पाई जाएगी। इनके अंदर स्पर्म की मिकदार बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। इनके जो स्पर्म की साथ में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल वगैरह के फ्लूइड, वो भी नॉर्मल हो सकते हैं। इनमें कोई इनफर्टिलिटी का केस भी नहीं पाया जा सकता, जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 ml है तो इनफर्टिलिटी मिलेगी या 5 ml है तो इनफर्टिलिटी नहीं मिलेगी। अगर 5 ml वाला इंसान है, उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, भले ही वो 5 ml हो, लेकिन वो भी इनफर्टाइल हो सकता है। अगर कोई इंसान 2 ml वाला है और उसके अंदर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा है, तो वो भी फर्टाइल हो सकता है। इसलिए ये चीजें यहाँ पर जहन में रखने वाली है कि कई बार हम जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आती है, उस रिपोर्ट को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इससे हम मिजाज का भी असेसमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको हम अभी यही खत्म करते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं स्लाइड शेयर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी साहब का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो हम अभी उस पर डिस्कशन कर लें कुछ थोड़ा। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बताएं। जी सर, अगर किसी उज़ू का मिजाज सुई मिजाज हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मतलब दिमाग में बरूदत ज्यादा हो गई, जी तो उसको एतदाल लाने के लिए हम मतलब ड्राइनेस देते, तो जी उसकी वजह से दूसरे उज़ू में मतलब सुई मिजाज तो नहीं होगा, या उसको नहीं एतदाल रखने के लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए हम अगर जिस अज़ू की तरफ हम काम कर रहे हैं, अगर उस अज़ू की उसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए कुछ एक्टिविटी, कुछ जो हमारी तदाबीर है वो ऐसी होती हैं जो पूरे जिस्म पर असर करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो लोकलाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के दिमाग में अगर यबूसत ज्यादा है, हम उसको ठीक पहुंचाना चाहते हैं, तो तरी पहुंचाने का एक तरीका तो ये है कि हम उसकी तरी को खाने की दवाइयों से पहुंचाएं। जैसे हमने बहुत सारे मशरूब इस्तेमाल किए, या हरीरे जात का इस्तेमाल किया, या लुतूल किया, ये दिमाग में रतूबत, या किसी तेल से हमने उसका मसाज किया। खासतौर से दिमाग की रतूबत को बढ़ाने के लिए हम रोगन लबूब सवा, रोगन बनफशा, इनकी मालिश कराते हैं, तो दिमाग के अंदर रतूबत बढ़ जाती है। इसी तरह से हम उसकी रतूबत को बढ़ाने के लिए पैरों के तलवों पर मसाज कर सकते हैं। उसकी रतूबत को बढ़ाने के लिए हम नाफ जो होती है उसमें हल्का सा मसाज कर सकते हैं। दिमाग की रतूबत को बढ़ाने के लिए हम नाक में ड्रॉप डाल सकते हैं ऑयल की, उससे भी दिमाग में रतूबत बढ़ती है। तो ऑयल वाले जितने भी काम हैं, चाहे वो लोकलाइज हो या जनरलाइज हो, तो जो चीज हम खिलाने के लिए दे रहे हैं उसका असर तो पूरे जिस्म पर पड़ता है।
रतूबत के लिए। लेकिन अगर हम दवा चीजें ऐसी इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल हमने कोई खमीरा इस्तेमाल किया, जैसे खमीरा बनफशा हम इस्तेमाल कर रहे हैं दिमाग की रतूबत के लिए, और अगर उस खमीरा बनफशा को हम बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। उसी के साथ में अगर हम दिमाग की रतूबत को बढ़ाने के लिए, अब बहुत सारी जितनी भी तर दवाइयाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है, बनफशा का उसके अंदर इस्तेमाल होता है, और उन्नाब का, शरबत उन्नाब का बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीजें जो याबिस वाले लोग हैं, यबूसत वाले मिजाज के लोग हैं, उनको हम इस तरह की चीजें इस्तेमाल कराते हैं तो दिमाग की रतूबत बढ़ाई जा सकती है। अगर हम इसका उल्टा करें, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के दिमाग की में यबूसत मतलब रतूबत ज्यादा हो गई है, तो रतूबत को ज्यादा अगर हो गई है तो उसको हम ओवरऑल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग दिमाग की निकालनी है। अगर किसी के दिमाग में बढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के आज़ा जिस्म के अंदर भी रतूबत मौजूद होगी, तो ही दिमाग में ज्यादा बढ़ेगी। बारिदुल मिजाज दिमाग के वही लोग होते हैं जिनके बदन के अंदर भी रतूबत ज्यादा होती है। अगर हम देखें कि जो लोग मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, बलगमी मिजाज के होते हैं, वो दिन में वो सोते भी ज्यादा है, तो उनके ज्यादा सोने की वजह से, ज्यादा सुस्ती की वजह से उनके बदन के अंदर रतूबात इकट्ठी होती चली जाती है, और नतीजा ये होता है कि उनके दिमाग में भी वो रतूबात ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे दिमाग के हिस्से में रतूबात ज्यादा होंगी, वैसे वैसे आंखों के अंदर भी रतूबात आएंगी और नाक के अंदर भी होंगी। और ऐसे लोगों की सबसे पहले फुर्सत में नाक ब्लॉक हो जाएगी। आप किसी का भी मुशाहिदा करके देखिएगा, चेक करके देखिएगा कि जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों की नोज ब्लॉकिंग और छींके आने की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसलिए उन लोगों को दिमाग से रतूबात को निकालने के लिए मैंने कुंदरू का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखा, और रतूबात को कम करने के लिए जितने भी हमारे खमीरा जात हैं जिनके अंदर जवाहरात डले हैं, जैसे खमीरा गाउजबा अंबरी जवाहर वाला, खमीरा गाउजबा अंबरी ऊद सली वाला, ये खासतौर से जो जवाहर वाला है, खमीरा गाउजबा अंबरी जवाहर वाला, दिमाग की रतूबात को कम करके और दिमाग को ताकत देने वाली एक बहुत ही अच्छी और बेहतर दवा है। इसी से दिमाग की रतूबत भी कम हो जाती है, नाक भी इन लोगों की खुल जाती है। लेकिन शर्त ये है कि जो चीज जिस्म के अंदर आपने दवा से कम करी, ऐसा ना हो कि वो उस इंसान को आपने डाइटोथेरेपी नहीं बताई, खाना पीना नहीं सिखाया। तो एक तरफ तो आपकी दवा उसकी रतूबत को कम कर रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ उसका खाना पीना ऐसा है, उसका रहन सहन ऐसा है, वो असबाब इतना जरूरी है पर उतना अमल पैरा नहीं है, तो उसकी रतूबतें ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे लोगों को जिनके दिमाग में रतूबत ज्यादा होती है, पहली फुर्सत में हिदायत ये दी जाए कि साहब आप दिन में सोएंगे नहीं। दिन में सोना जिस्म के साथ साथ दिमाग की भी रतूबत को बढ़ाता है। जिसका बिल्कुल उल्टा करते हैं अगर हम, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जागते हैं उनके दिमाग में यबूसत पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों को रात को जल्दी सुलाना और दिन में भी एक आध घंटे के लिए सुला देना दिमाग के और जिस्म के अंदर रतूबत को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम कुछ दवाइयाँ, कुछ थेरेपीज, कुछ खाने पीने की चीजों में हम एहतियात करेंगे तो उन उन उनको हम बैलेंस करके काम कर सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जी खैर। जी। जी, वो फेस पे मेलिज्मा होता है तो ये लीवर डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है, तो लीवर इसमें बिल्कुल। हरारत इंडिकेट कर रहा है या बरूदत? नहीं नहीं, हरारत इंडिकेट कर रहा है। देखिए कहीं पर भी अगर ब्लैकनेस आ रही है, कालापन है, तो ये हरारत को ही इंडिकेट करेगा। बुरूदत में तो सफेदी आती है, और वो भी सफेदी ऐसी होती है जैसे आपने देखा होगा कोई एनीमिक, हाईली एनीमिक पेशेंट आपके पास आता है, उसकी स्किन कैसे हो जाती है, पीली पीली सी, थोड़ी सी पफीनेस उसके अंदर होगी, भारीपन होगा, वो लीवर की कंप्लीटली बुरूदत वाली अलामत है। तो ये चीजें तो ऐसी है जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हकीम लोग फेस को देखते कहते हैं कि नहीं तुम्हारा तो लीवर खराब है, कहेगा हाँ डॉक्टर साहब लीवर में तो मेरे फैटी लीवर बहुत दिन से है, मैं वहां से भी इलाज कर रहा हूँ, वहां से भी कर रहा हूँ, वहां से भी कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें हैं जो आपको आंखों को, दिमाग को, फेस, मतलब इस पूरे एरिया को देखकर, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर फौरन बता सकते हैं कि हाँ इसका इसका जो फॉल्ट है वो इस टाइम लीवर में चल रहा है। और लीवर से मुतालिक जो भी अलामात बुरूदत की हो सकती है आप उसको बताते चले जाएंगे बिना नर्व्स पकड़े।
अभी तो आपने नब्ज भी नहीं पकड़ी है। तो आप जैसे ही उसको बताते चले जाएंगे कि हाँ भूख भी कम लगती होगी और इस तरह की जो अलामत है, कब्ज भी रहेगा उसको, जिसको लीवर बुरूदत में जाएगा, तो ऐसी चीजें बताएंगे, नींद भी ज्यादा आएगी, सुस्ती भी ज्यादा रहेगी, तो बलगमी अलामत जो भी है आप बताते चले जाइए, तो लगभग वहां पर काफी हद तक फिट होती चली जाती हैं। तो अगर फेस पर ब्लैकनेस या ब्लैक स्पॉट ज्यादा आ रहे हैं, तो ये लिवर की हरारत की ही अलामत है। आपको लिवर को करेक्शन के लिए, हरारत वालों के लिए सबसे अच्छा माजून दबिदुल वर्द कम से कम 3 हफ्ते से ज्यादा ही इस्तेमाल कराएं। और साथ साथ कोई भी एक इतरी फल दें, जैसे इतरी फल किशनीजी हम दे सकते हैं, इतरी फल शाहतरा भी दे सकते हैं। त्रिफला का इस्तेमाल इसके अंदर मुफीद साबित होता है। आंवले के जितने भी मुरक्कबात हैं वो इसके अंदर अच्छे साबित होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद में भी अगर ऐसा होता है तो वहां भी उसूल इलाज यही है, हरारत, लीवर के अंदर हरारत हो गई थी, उस लीवर की हरारत को आपको वापस कम करके लेके आना है। वहां भी दबिदुल वर्द और मुरक्कबात आमला और जो तिरफलात हैं उनका इस्तेमाल वहाँ बहुत अच्छा और मुफीद साबित होता है। जी सर एक और क्वेश्चन है सर। जी सर जी इतनी किशनिजी का राइट टाइम क्या है खाने का, रात के टाइम या दिन के टाइम, ये प्लीज आप। जी 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 देखिए, इतनी फलात का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं। अगर आपको मादे का तनकिया करना है, अगर आपको मादे का तनकिया करना है तो उसको रात को खिलाइए। रात को 10 ग्राम हम गर्म पानी से उसको खिला दें, ताकि सुबह उसको मादे का तनकिया हो जाए, लैट्रिन उसकी साफ हो जाए। लेकिन अगर हमें, जी अगर हमें किसी उजू के, मान लीजिए हम इतनी फल मैदे के लिए इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं या आंतों की तकवियत के लिए अगर हम इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसको 2 बार भी इस्तेमाल करा सकते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल करा सकते हैं। तो अक्सर हम इत्रिफल किशनीजी का इस्तेमाल जब सुबह शाम कराते हैं तो उसका मकसद अलग होता है, और अगर हम रात को देते हैं तो उसका मकसद अलग है। रात को देने का मकसद ये है कि सुबह तक उसका एक्शन एक जैसा होता रहे और उससे मादे का तनकिया हो जाए, सुबह को लैट्रिन उसकी साफ हो जाए, और जो मादा है, जो बलगमी मवाद होते हैं वो वहां से निकल जाए। तो अक्सर हम रात में इस्तेमाल कराते हैं। जितने भी इतरी फलात हैं, इतरी फलात का पूरा उसूल ये है कि इतरी फलात जब हम रात को इस्तेमाल कराते हैं तो मादा का तनकिया करना मकसद होता है। और अगर उसको हम किसी किसी और मकसद के लिए दे रहे हैं, जो और मकसद हो हमारे, जैसे मैंने अभी इतरी फल कशनीजी की ही बात की है, या इतरी फल मुकव्वी दिमाग है, ऐसी चीजें अगर हम सिर्फ तकवियत के लिए दे रहे हैं तो हमें रात को देने की जरूरी नहीं है। फिर हम उसको कभी भी सुबह में या शाम में, दोनों टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी रख सकते। चलिए, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो हम लें उसको, अदरवाइज टाइम हो गया अपना, 11 बज गए। तो हम अस्सलामुअलैकुम क्योंकि अभी सर। ये वाला जो पोर्शन है काफी लंबा बाकी बचा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास में नहीं ली जा सकती, क्योंकि लोग थोड़े से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। हमारे पास मटेरियल इतना था कि हम चाह रहे थे कि आपको कुव्वतों के ऊपर ले जाते हैं, कुव्वत जाजिबा, कुव्वत नफसानिया किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से मैदे के अंदर जितनी भी कुव्वतें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सर शुक्रिया सर। अस्सलामुअलैकुम सर। सर एक सवाल है सर। सर आपने जी जी कहा मनी अगर गलीज रहेगी तो वो हारा की तरफ है, तो सर इसमें सफरा भी काम करेगा? मतलब सफरा ज्यादा होता है उसमें, हाँ, तो जो ये सफरावी मिजाज, फर्टिलिटी का जो रीजन बन सकता है? जी फिर से बताएं। सर अगर मनी मनी लीज होगी तो मतलब हार रहा है आपने कहा, तो वो जी सफरा इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, और क्या ये इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है सर, और क्या है? देखिए, हाँ अगर हरारत इसके अंदर ज्यादा है, देखिए इनफर्टिलिटी मेल के अंदर जो होती है, स्पर्म काउंट, अगर आपने कभी भी उसका वो देखा हो, स्पर्म एनालिसिस की जो रिपोर्ट आती है वो देखी हो, तो उसमें स्पर्म काउंट के साथ साथ बहुत सारे और भी डाटास दिए होते हैं। जैसे उसमें स्लगिश कितने हैं, स्लगिश आपको पता लगेगा, डेड कितने हैं, ये तमाम चीजें उसके अंदर दी हुई होती हैं। उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, नॉर्मल है कि उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सफरावी मिजाज का है, या उसके अंदर हरारत बहुत ज्यादा है, या उसके टेस्टिस में हरारत ज्यादा है, तो मिल जाएंगे आपको, उसमें स्लगिश ज्यादा मिल जाएंगे, एक्टिव मोटिलिटी कम मिलेगी। अगर एक्टिव मोटिलिटी, एक्टिवली मोटाइल स्पर्म कम है, तो ये डेफिनेटली उसका स्टेरिल, उसका
इनफर्टिलिटी का सबब बन सकता है। इसलिए सफरावी मिजाज या हार्मोन मिजाज लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी इस वजह से ज्यादा होती है, हालांकि उनके काउंट्स ठीक ठाक होते हैं लेकिन उनके स्पर्म डेड हो जाते हैं। बारिदुल मिजाज में इनफर्टिलिटी इस वजह से ज्यादा होती है कि उनकी जो स्पर्म है वो बनते ही कम है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। इनफर्टिलिटी में दो चीजें यही यहाँ पे समझने वाली चीज है कि इनफर्टिलिटी में अगर दमवी मिजाज का इंसान है या सफरावी मिजाज का इंसान है और उसके टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं उसके, कि वो बहुत ज्यादा गर्म जगह पे काम कर रहा है, किसी भट्टी के आसपास काम कर रहा है, टाइट अंडरवियर का इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर वहां पर हीट ज्यादा है तो उसके स्पर्म डेफिनेटली जो एक्टिव स्पर्म होने चाहिए जो जाके ओवम से जाके मिलते हैं और वहां फर्टिलाइजेशन करते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इनफर्टिलिटी का केस बन जाएगा, वो बिल्कुल बन सकता है। इसलिए वहां पर हरारत की ध्यान रखना जरूरी होता है। वो लोग वहां पर हरारत ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत तेज हरारत से स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम हो जाती है, तेज हरारत की वजह से स्पर्म भी डेड हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। सर यबूसत की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसमें मोस्टली मतलब क्या रिकमेंड करते हो सर, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा बता दीजिए। जी जी, देखिए जब भी यबूसत दिमाग के अंदर होती है तो देखिए आजकल जो केसेस हेयर फॉल का वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लेंगे उसको अलग से। हेयर फॉल किन किन वजहों से ज्यादा होता है? जो हार्मोन मिजाज लोग हैं, आपने देखा होगा जो जो सफरावी मिजाज के लोग होते हैं उनके अंदर भी बाल गिरते हैं, और जो बारिदुल मिजाज होते हैं उनके भी बाल गिरते हैं। लेकिन जो सफरावी मिजाज के लोग हैं उनके बाल ज्यादा गिरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर यबूसत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस यबूसत को कम करने के लिए बालों का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक तो ये कि बालों का गिरना रुक जाए, और दूसरा ये कि बालों का उगना, बालों को उगाना, बालों को गिरने से बचाना, ये दोनों बिल्कुल अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आप किसी के बालों को गिरने से बचाना चाहते हैं तो वहां पर हम काबिजात का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके जो मसामात हैं वो काबिज हो और वहां पे वो चीज रुके। तो रोकना अलग मामला है और उगाना अलग मामला है। जब हम किसी भी चीज को वहां पर उगाएंगे तो वहां पर हम उसकी ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना, उस जगह आने वाला न्यूट्रिशन को बढ़ाना, तो वहां पर मुहम्मिरात का इस्तेमाल होगा, उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए गर्म दवाइयों का इस्तेमाल होगा, बमुकाबला इसके जिसको आप गिराने की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से नुकसान ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक ही तेल बन जाए और वो तेल हमारे सब जगह काम आ जाए। ऐसा अक्सर नहीं होता। आप कोई सा भी तेल उठा के लगाइए तो जिसके बाल गिर रहे होंगे या तो उगने शुरू हो जाएंगे तो गिरते रहेंगे, किसी के गिरने रुक गए तो मिसकंसेप्शन भी होता है हमारे दिमाग में कि हम उसको डिसाइड नहीं कर पाते कि यहाँ पे कौन सी जगह पर कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो जिस जगह पर बाल नहीं, मतलब अभी उगे ही नहीं है, गंजापन है, वहां अलग ऑयल लगाएं, और जिस जगह बाल है वहां पर अलग से ऑयल लगाएं जो काबिज, जैसे आंवले वाले मुरक्कबात हो। ऐसी स्किन जो बहुत ज्यादा ऑयली होती है, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन पर हम और ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी बाल ज्यादातर गिरते हैं। इसीलिए हम ऐसे स्किन को जो बहुत ज्यादा ऑयली हो उनके बालों को रोकने के लिए सिंपल वाटर का इस्तेमाल करें, इन ऑयल का इस्तेमाल ना करें। जैसे आपने अगर पानी में चुकंदर को उबाला, चुकंदर उबाल के आप उसके पानी से सर को धुलवा दीजिए। अगर बाल को गिराना, मतलब अगर बाल गिर रहे हो तो उनको रोकना है। अगर इसी तरह से अगर माजू है, माजू को पानी में बॉईल किया और उसके पानी से हमने सर को धुलवा दिया। मेहंदी लगाने का भी कंसेप्ट वही है कि जितनी भी मेहंदी खुद ठंडी होती है उसके साथ में जब हम आंवला या इस तरह की और जो शिकाकाई वगैरह चीजें इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए होती ताकि उसको रोका जा सके। काबिज दवाइयां हैं, वो काबिज चीजें हैं, बालों को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेहंदी के अंदर आजकल इतने ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल होने लगे हैं कि वो लाल या काले करने के चक्कर में जो चीज उसकी असल थी वो वहां से हट गई है, वो उसका इस्तेमाल वहां पे नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये जो आपने यबूसत वाली बात कही है, अगर किसी के दिमाग में यबूसत की वजह से बाल ज्यादा गिर रहे हैं तो उसकी यबूसत को दूर करने के लिए हमें इंटरनल तौर पर उसको रतूबत भी देनी पड़ेगी। एक उसूल इसका ये है कि बालों को उगाने के लिए दो चीजों की बहुत अहम है।
बहुत बहुत अहम चीज दो चीजें हैं। अगर रतूबत हम पैदा करेंगे और वहां पर हरारत नहीं होगी, बालों को उगाने के लिए तेज हरारत और रतूबत दो चीजें चाहिए। हरारत भी चाहिए वहाँ, रतूबत भी चाहिए। किसी भी जैसे पेड़ को हम उगाते हैं, पेड़ के लिए वो हरारत भी चाहिए होती है, रतूबत भी चाहिए होती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको बाल उगाने हैं। तो अगर वहां पर रतूबत ज्यादा होगी तो भी बाल नहीं हो पाएंगे, अगर यबूसत ज्यादा हो जाएगी तो भी बाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसी चीजें डाइटरी, खास तौर से डाइटरी आइटम ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे जो दिमाग की रतूबात को बढ़ाते हो। उसमें सबसे अच्छी चीज होती है क्या नाम है, माउशेर, जो जौ का पानी है, और एक होता है माउल जुब्न, इसका क्या नाम है, दूध का पानी। दूध को आप 250 ग्राम आपने दूध लिया, उसको गर्म किया, गर्म करके आपने उसको उसमें वो निचोड़ दिया नींबू, वो फट गया, अब आप उसका पानी पिला दें मरीज को। अगर सफरावी मिजाज का इंसान है तो उसकी सफरा की हिद्दत को भी कम करने के लिए कुछ ना कुछ चीज साथ में, चाहे वो माजुन दबिदुल बर्द हो या जवारिश आमला हो, इस चीज को भी जहन में रखा जाए कि अगर वो सफरावियत ज्यादा है, हरारत उसके अंदर ज्यादा है, तो आप रतूबत तो पहुंचा रहे हैं लेकिन हरारत भी बहुत ज्यादा है, उसको भी थोड़ा सा कम करने के लिए दबिदुल बर्द एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जिन लोगों के बाल गिरते हैं उन पर भी अभी हम क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर नहीं आए हैं, तो क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए हमने उसका थोड़ा सा वजाहत यहाँ पे कर दी है। लिवर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लिवर जो भी ग़िज़ाइयत बालों को मिल रही है वो वहीं के थ्रू है। जिनके बाल ज्यादा गिरते हैं उनके भी लिवर में हरारत ज्यादा होती है। अगर हरारत ज्यादा जा रही है तो वहां भी फिर हमें माजुन दबिदुल बर्द का या कोई भी आंवले के मुरक्कब ऐसे इस्तेमाल करने होंगे। तो रतूबत के साथ हम लिवर की इस्लाह भी जरूर करेंगे। जितने भी लोग बाल गिरने वाले हैं, अगर बाल गिरने से आपको रोकना है तो काबिज दवाइयाँ मकामी तौर से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक चीज, एक उसूल तो आप ये जहन में रखें कि जब भी जिस्म में कोई कमी होती है तो वो जिस्म की कुव्वत जाजिबा, क्योंकि अब हम कुव्वतों पे नहीं आए हैं, कुव्वत पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे इंशाल्लाह, कि जिगर की कुव्वत जाजिबा कमजोर हुई है, इसलिए बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर किसी का लिवर बिल्कुल ठीक हो, कुव्वत जाजिबा अच्छे से काम कर रही है और हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिवर हमारा काम ठीक कर रहा है और हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए। ये कब हो रही है? जब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी कुव्वत काबिजा है, कुव्वत हाजिमा, कुव्वत दाफिया, कुव्वत मासिका, ये जो हाजिम, ये जाजिबा, इन चारों कुव्वत के निजाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, बॉडी में डेफिशिएंसी पैदा होती है। तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारे खाने की चीजें हैं उन पर खास तौर से जहन ध्यान रखना पड़ेगा। जो यबूसत की वजह से बाल गिरते हैं उसमें मैंने जो अभी तक देखा है, ज्यादातर लोगों का लहसुन और प्याज का कसरत इस्तेमाल। लहसुन और प्याज जितनी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उन लोगों के अंदर हरारत और यबूसत बढ़ती है, और सफरावी मिजाज को ये इतना नुकसान करती है, उनके बाल भी तेजी से गिरते हैं और आंखों पर भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आंखों के विजन पर बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली चीज आज की तारीख में लहसुन और प्याज है। लहसुन बहुत ज्यादा है क्योंकि हर चीज में, हर खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लहसुन और प्याज ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में कम कर दिया जाए, और इसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दी जाए। खाने में फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाए और लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए। आजकल लोगों को लहसुन प्याज खाने का बहुत शौक चल रहा है, क्योंकि जितना भी अब कोविड का दौर चला है उसमें लोगों ने बहुत लहसुन है, बहुत प्याजें खाई हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलने वाले जितने भी मैसेज थे कि सब वो प्याज से बहुत ज्यादा लोगों का कोरोना चला गया। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लोग लहसुन का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन पेशेंट हमारी ओपीडी में आते रहते के साहब डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग पाइल्स हो रहे हैं, लेकिन वो बस किसी के भी कहने पर लहसुन खाना शुरू कर देते हैं और ब्लीडिंग पाइल्स लेकर आ जाते हैं। हाइपर एसिडिटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आए दिन गुस्सा, लड़ाई झगड़े,
दिमाग में उलझन, नींद की कमी, हरारत की ज्यादती, ऐसी प्रॉब्लम ज्यादातर खाने की वजह से हो रही है। इसलिए हमें कंसंट्रेशन उसके खाने पर भी देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका सफिशिएंट आंसर अभी हो गया होगा, क्योंकि इस पर पूरा हम लेक्चर लेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह तफसील से बात की जाएगी। वालेकुम सर। सर जी मैडम। जिस बोन्स में सर स्पर डेवलप होता है, सो दैट इज वो मतलब रुदत की ज्यादती की वजह से होता है। कौन सी इस पर की बात कर रहे एक्चुअली सर मेरा ही खुद का केस है सर। हैं? जी। मेरे दोनों लेग्स में कैल्केनियस बोन है ना, उसमें स्पर डेवलप हो गया है, एकदम अच्छा अच्छा अच्छा। पिन पॉइंटेड वो बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इतना दर्द होता है कि पैर से चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक है, सो किस टाइम ज्यादा दर्द होता है आपको ये? सर मॉर्निंग में बहुत होता है। अच्छा, थोड़ी देर चलती है तो ठीक हो जाता है? नहीं सर, वो थोड़ा रिलीव रहता है अगर सॉफ्ट, अगर स्लीपर पहना है तो। अदरवाइज हाँ। चल के आओ तो रात में तो बहुत सीवियर पेन होने लगता है फिर सर। नहीं मतलब ये दर्द दिन भर रहता है या कुछ देर के बाद चलने के बाद कम हो जाता है? सुबह के वक्त ज्यादा होता है फिर कम हो हाँ सर, जाता है? थोड़ा चलने के बाद थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर एक्सेसिव स्टैंडिंग की वजह से वो फिर और बढ़ जाता है बाद में। अदरवाइज बात थोड़ा रिलीव हो जाता है सुबह के बाद। कुछ कुछ देर चलने के बाद रिलीव हो जाता है। देखिए थोड़ा जितने भी, रिलीव हो जाता है, यस हाँ सर। हाँ 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 हाँ, ये जो कल्केनियल स्पर होते हैं, इसमें ज्यादातर हम इस जगह की वो है मसल्स हैं, उन मसल्स में इंजरी होने की वजह से उसमें कंटिन्यूअस पेन रहता है। तो वहां पर आप बहुत ही अच्छा और मुजर्रब चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस जगह पर किसी भी काबिज दवा का लेप करके और उसके ऊपर से बर्फ की सिकाई कर दीजिए। मिसाल के तौर पर आपने काबिज दवा में माजू ले लीजिए, गुलाब, माजू, गुलाब और क्या नाम है इसका, ये आते हैं ना, हम्म, अरे इसमें जो पेड़ों पे लगता है, गूलर, गूलर अगर आपके आसपास में कहीं पे हो तो गूलर ले सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ माजू का पाउडर लीजिए, या कोई भी दवा ऐसी जिसे जो हाबिसुद्दम दवाइयाँ की कोई टैबलेट आपके पास पड़ी हो, या कोई सफूफ सफूफ सैलानुर रहम। हमारे यहाँ ओपीडी में बहुत सारे मरीज आते हैं, हमारे पास कुछ भी दवा नहीं होती, इस तरह के बिल्कुल जो आपने केस बताया है। तो मैं क्या करता हूँ, सफूफ सैलानुर रहम और के गुलाब में मिला के उसको लगवाने को दिया, तो कम से कम 10-12 नहीं, बहुत सारे मरीजों को वो ऐसे ही दे दिया। वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो जो अपना वो है फार्मासिस्ट, वो कहता है डॉक्टर साहब ये तो इनको खाने के लिए देना था। मैंने कहा नहीं, खाने के लिए नहीं देना, इसको लगाने के लिए देना। तो सफूफ सैलानुर रहम में सुपारी और ऐसी चीजें हैं, मरीज है वो, तो सफूफ सैलानुर रहम को गुलाब के जल में आपने एक पेस्ट बनाया, उसको लगा के उसके ऊपर से बर्फ से सिकाई कर लीजिए। तो 3 या 4 दिन में इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है। इसका मामला ये है, अगर आपने इसको गर्म सिकाई करी तो ये बढ़ता चला जाएगा। इसकी आप ठंडी सिकाई कर दीजिए, मसल्स का जो टेंडन है उसी जगह पर, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है और आसपास का हिस्सा पूरा सूख जाता है। वो इंटरनल स्वेलिंग होती है, बाहर से नहीं दिखती। आप कोई भी काबिज दवा लेके उसका पेस्ट बनाएं, पेस्ट बना के उसके ऊपर लगाएं, और इसमें दिन में 2 बार या 3 बार, जब भी कहीं आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, कहीं भी आसपास में आइस बैग हो, फ्रिज हो, आप उसके दिन में 2-3 बार सिकाई कर दीजिए। बर्फ से सिकाई कर देंगे, नेक्स्ट वीक आप हमें बता दीजिए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुर्स सर ये लेप लगाने कुर्स के कितनी कुश्ता देर बाद मरजान, होता है? कुर्स सर क्या कुश्ता मरजान, गाउट में भी मरजान सर सुनिए कर सकते। ये सुनिए सर। सर क्या गाउट में जो अटैक होता है उसमें भी ये लेप लगाया जा सकता है? ना 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 ना, उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा ये। देखिए गाउट में जो लोकलाइज है उसमें तो कुछ हद तक दर्द में सुकून दे देगा आपको, लेकिन उसको हम जब तक उस मादे का तनके नहीं करेंगे। देखिए एक चीज का उसूल यहाँ पर ये भी है कि कुछ मरीज मर्ज जो है हमारे मादी होते हैं, और कुछ होते हैं सुए मिजाज वाले। तो सुए मिजाज वाले वो तमाम अमराज हैं जिसमें हम थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, या थोड़ी सी कुछ ग़िज़ा पे तब्दीली करते हैं, या कुछ हमने उसको फोमेंटेशन सिकाई कर दी, उससे ठीक हो जाते हैं, या कुछ उसके अपोजिट दवाइयों का इस्तेमाल करा देते हैं। जैसे अगर गर्म मिजाज लग रहा था, हमने ठंडी दवाइयाँ इस्तेमाल करा दी, हार मिजाज था तो हमने आंवले का इस्तेमाल करा दिया। ये कहलाती है तमाम चीजें सुए मिजाज को तब्दील करने वाली चीजें। तो सुए मिजाज अगर सादा है तो हम इस तरह से तमाम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सुए मिजाज मादी है तो ये सारे उसूल वहां पर
फिर फिट नहीं बैठते, फिर हमें मुंजिज वाला जो उसूल है वो लेकर ही आना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके अंदर मुंजिजात का इस्तेमाल करके जो यूरिक एसिड है उसको हम कम कर दें, और उसके बाद में ये चीज प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। यूरिक एसिड किस वजह से बनना है, ये भी एक लीवर का ही फॉल्ट है। आपको वापस लीवर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका काम लीवर का काम था उस मोजी मादे को बाहर निकालना, खारिज कर देना, लेकिन वो नहीं निकाल पाया, इस वजह से अब आपको वापस वहीं पर जाना पड़ेगा। ये भी हरारत वाला खेल है। यहाँ भी आप दबिदुल बर्द और शरबत दीनार का कुछ वक्त के लिए लगातार इस्तेमाल करिए, और सूरनजान का इस्तेमाल रखिए। इसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए जो ये काबिज दवाएं दी है, इसका इस्तेमाल से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सर जी आपने बताया, लेकिन सर मेरा खुद का मिजाज तो बारिद है और मुझे हाइपोथायराइडिज्म भी है, तो मैं ये यूज कर सकती हूँ? क्योंकि नहीं नहीं, ठंडा देखिए, टच करते ही तो छींके और सर्दी स्टार्ट हो जाती है सर। सर्दी, अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म भी है और यस छींके सर। भी आती है? नहीं नहीं, तो इसका मतलब वेट भी ज्यादा होगा आपका, वेट भी ज्यादा है। नहीं सर, वेट ज्यादा नहीं है सर। तो फिर हाइपोथायराइडिज्म की टैबलेट क्यों खा रहे हैं आप? कितने टाइम से खा रहे हैं? सर 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। नहीं, आप बताइएगा, हम जितनी भी थायराइड वाली टैबलेट आप खा रहे हैं ये भी इंशाल्लाह बंद ही हो जाएगी, बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। जब हम इस पर आपको समझाएंगे, थायराइड पे अलग से हम एक पूरी क्लास लेंगे, डिस्कशन उस पे चलेगा। तो थायराइड के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमने बिल्कुल, मतलब उनकी डाइट और इसी तरह की दवाइयों से, जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं से उनके थायराइड की टैबलेट्स बिल्कुल बंद हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक भी टैबलेट दवा की नहीं खा रहे हैं, उसकी थायराइड वाली नहीं खा रहे हैं। लेकिन आपका जो मामला है ये वाला, इसको आप कुछ नहीं करना, आप इसको लोकलाइज्ड क्योंकि हम कर रहे हैं, इसका असर पूरी बदन पर, पूरी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। और छींक अगर ज्यादा आती हो तो आप उसकी जगह, छींकों के लिए या तो हम एक काम ये करें, जब आपको छींकें ज्यादा आती हैं तो कपड़ा गर्म करके इस अगले हिस्से की, सर की सिकाई करते हैं। कभी भी ऐसे लोग जिनको छींकें ज्यादा आती हो, उनका एक रोकने का तरीका ये भी है कि जिस्म के अंदर हरारत को बढ़ाया जाए। अक्सर जितने भी केसेस हमारे पास, क्योंकि हमारे ईएनटी की ही प्रैक्टिस है, ईएनटी में ऐसे लोग बहुत आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब छींकें ज्यादा आने लगे तो नाक से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। तो जहां पर नाक से डिस्चार्ज शुरू हो गया तो फिर वो 2-3 दिन ले जाता है, कई बार दवाइयां खानी पड़ती हैं, तब डिस्चार्ज रुकता है वो। तो इसलिए उसको, डिस्चार्ज को पहली फुर्सत में रोकने का तरीका आपके पास ये है कि आप मरीज को ये बता दें, या खुद आप ये कर लें कि आपके आसपास में जब भी प्रेस होती है आप वहीं पे रखें। जैसे ही आप सुबह सो के उठ रहे हैं, प्रेस से टॉवल को गर्म किया, गरम गरम टॉवल आपने सर पे रख दिया, बस यहाँ थोड़ी सी हरारत पहुंचेगी और आपकी छींकें बंद हो जाएंगी। छींकें क्यों आती है सुबह में या दिन में? कई बार जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस होता है, कि उसको समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, वो छींकें स्टार्ट हो जाती है। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए आप उसको एक जगह ले जाके टिका दीजिए कि भैया हरारत है आपके यहाँ पे, ये गर्म हो रहा है मामला यहाँ। अब आप यहाँ से गर्म कर देंगे बॉडी में, कहीं पर भी अगर आपने फर्श पे पैर रखा है या हाथ पानी में धोए तो अब वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो उसको करना था वो पहले से वो बैलेंस बन गया, उसका पता लग गया कि हाँ यहाँ पर हरारत हो रही है। इस हरारत की वजह से जो भी एक्टिविटी होने वाली थी वो सब वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो अगर आपको छींकों का ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इस हिस्से की गर्म सिकाई कर दीजिए, लेकिन जो पैरों वाला हिस्सा है उसकी तो आपको ठंडी ही सिकाई करनी पड़ेगी। और कल के लिए इस पर कुछ नहीं है, कुछ दिन के बाद में ये ऐसे ही खुद ही ठीक हो जाएगा। आपको ना इसकी सर्जरी कराने की जरूरत है और ना इसमें कुछ करने की जरूरत है। सिंपल एक कुश्ता मरजान टैबलेट खाइए और इसको मतलब ठंडी सिकाई कर दीजिए। और जो आप थायराइड वाला सीन है उसके बारे में तो फिर तफसील से बात होगी आपसे, ताकि उस चीज को भी हम कम कर सकें इंशाल्लाह। सर एक मिनट। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। सर यहाँ पे जी मैं रख कश्मीर में रहती हूँ, तो यहाँ जी। मैंने तो ये एलर्जी छींके वगैरह होती थी। हाँ, एक तो वहाँ मैंने मौसम जो, ठंडा है तो इसलिए वहाँ जी ज्यादा होती है। सर जी, एक तो मैंने इत्रफल कसमीजी रात के टाइम, सुबह के टाइम ये इत्रफल अस्तुकुदुस और हम्म साथ में कलौंजी का पाउडर उनको दे दिया, और फिर हम्म साथ में खमीर गाल जबान। तो हम्म अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ गया पेशेंट को। हम्म।
जी जी बिल्कुल ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पर जहन में रखने की ये है कि हम जितनी भी दवाइयाँ हमने अभी आपने जितने भी नाम बताए हैं वो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपने उनको इस्तेमाल कराया और उसके रिजल्ट्स आपको मिल गए। लेकिन आप सिंपली कोशिश अभी हम फिलहाल ये करें कि हमने एक दवा मरीज को दी और उसके साथ में थोड़ी सी इसकी डाइट और उसकी एक्टिविटी, इन दो चीजों को अगर हम बढ़ा देंगे, भले ही आप वहां से दवा भी हटा देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि मरीज आना है आपके पास, आपका भी उससे जो भी फीस वगैरह लेनी है, दवाइयों का जो भी खराजात है वो निकालने हैं, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि उसके मिजाज को देखते हुए, अगर सफरावी मिजाज है या बलगमी मिजाज है, उसके दिमाग को जांचने का वो तरीका ये है कि आप उसको नींद के बारे में उससे पूछ लें या उससे छींकों के बारे में पूछ लें। अगर सुबह उठते ही छींकें आती हैं तो इसका मतलब दिमाग के अंदर बुरूदत और रतूबत मौजूद है, आप उसकी एक्टिविटी बढ़वा दीजिए। क्योंकि आपके इलाके में मौसम ज्यादा ठंडा रहता है, ठंडे की वजह से लोग ज्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा गर्म चीज इस्तेमाल होने के बाद में ठंडक के साथ में जिस्म के अंदर मवाद जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जब मौसम गर्म होता है तो वो मवाद जिस्म से तहलील हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में मवाद जिस्म के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, तहलील नहीं हो पाते, और इकट्ठे होते 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 जिस्म के अंदर वो मवाद बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जो पिछले वाला लेक्चर हमने लिया था जिसमें हमने मौसमों की बात की थी, मौसम जब बुरूदत वाला मौसम मतलब सर्दी का मौसम जैसे ही खत्म होता है उसके बाद रबी का मौसम आता है हमारे हिंदुस्तान में। तो रबी का मौसम जैसे ही आएगा तो जो अभी तक सर्दी के मौसम में भरे हुए फुजलात थे वो फौरन गर्मी की वजह से तहलील होने लगते हैं, और किसी की नक्सीर फूटेगी, किसी की उसमें पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स होंगे, किसी का कुछ होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सर्दी के मौसम में जितनी भी चीजें इकट्ठी हुई थी अब वो गर्मी शुरू होते ही तहलील होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पर चूंकि मौसम ठंडा है इसलिए आप ऐसे मरीजों को ये भी हिदायत करें कि अपनी ठंडी चीजों के साथ मुलत्तिफ चीजों का भी इस्तेमाल करें, जैसे दालचीनी का इस्तेमाल रखें, लौंग का इस्तेमाल रखें, गर्म चीजें। वैसे तो आपके यहाँ जाफरान वगैरह काफी चीजें गर्म इस्तेमाल होती ही है, लेकिन आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये बहुत खुशी हुई आपसे जान के ये वाली चीजें। जी जी लेकिन सर बहुत एक शुक्रिया। चीज है यहाँ पे, हम्म। यहाँ की पानी की तासीर जो है ना, वो गर्म है। हम जब बाहर अच्छा जाते हैं आउट ऑफ स्टेट तो अगर हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं स्पाइसी तो वहाँ ठीक लगते हैं। लेकिन कश्मीर में क्या है कि अगर हम मतलब गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब हाइपर एसिडिटी या मतलब वो चीजें जो हिद्दत सफरा वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, कश्मीर में ज्यादा हो जाता है ऐसा? जी सर, पानी की तासीर जो है ना, क्लाइमेट मतलब ठंडा है लेकिन पानी की तासीर यहाँ गर्म है। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक, जी जी सर। बिल्कुल ठीक हो सकता है। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ खत्म किया जाए अगर इजाजत हो आप लोगों की, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट जज़ाकल्लाह लेक्चर। खैर। जी जी शुक्रिया। नेक्स्ट शुक्रिया लेक्चर सर। इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ जो वो है कुव्वतें हैं उनमें किस तरह से उनके मिजाज को हम पता लगाएंगे, उसके साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर।